अध्याय 173। ऐश्वर्या की धमकी। वह कौन है जिसने मेरे काम में दखल देने की हिम्मत की? ये खबर सुनने के बाद मकरंद बहुत गुस्से में था। मकरंद के ऊपर जो महिला थी वह उसकी दहाड़ सुनकर तुरंत डर गई। उस महिला ने तुरंत अपनी गतिविधि रोक दी। शशांक मकरंद की गुस्से वाली आवाज़ सुनकर मन ही मन हंसा। ऐसा लग रहा था कि मकरंद अब आर्यन नाम के आदमी का काम तमाम कर देगा। उस व्यक्ति का नाम आर्यन है, वह बहुत अहंकारी है। तुम्हें उस व्यक्ति को तुरंत इस शहर से बाहर करना होगा। शशांक ने उस व्यक्ति के बारे में बताया जिसने उसके व्यवसाय में बाधा डाली थी। आर्यन? क्या आप पक्का कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का नाम आर्यन है? आर्यन का नाम सुनते ही मकरंद डरा हुआ सा लगा। मकरंद, क्या तुम भी इस आर्यन नाम के आदमी को जानते हो? मकरंद को हैरान देख शशांक को शक हुआ कि वह आर्यन को जानता है। हाँ, मैं आर्यन नाम के एक आदमी को जानता हूँ। मुझे लगा कि वह ऐश्वर्या का बॉडीगार्ड है। मुझे नहीं पता था कि उनका रिश्ता इतना खास है। मकरंद को गुस्सा आना लाजमी था, क्योंकि जब वह ऐश्वर्या के करीब जाने की कोशिश कर रहा था तो स्पष्ट रूप से उन दोनों के बीच गुपचुप रिश्ता चल रहा था। तो क्या तुम इससे निपट सकते हो? शशांक मकरंद को हिचकिचाते देख थोड़ा चिंतित हुआ। ससुर जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उस व्यक्ति से निपटने का कोई रास्ता निकाल लूंगा। मकरंद आर्यन से निपटने के तरीके के बारे में सोचने लगा। ठीक है, मैं तुम्हारी ओर से अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। शशांक ने फोन काट दिया। फोन कटने के बाद मकरंद ने अपना मोबाइल फेंक दिया। धिक्कार है, फिर से उस व्यक्ति ने मेरे काम में दखल दिया। क्या उसे लगता है कि वह बहुत महान है क्योंकि वह लखन यानी ए लांग को जानता है? बस देखते जाओ, मैं उसे जीवन भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। मकरंद ने अपने दांत पीसे। हनी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? चलिए मजा जारी रखते हैं। मकरंद के शरीर के ऊपर बैठी महिला ने फिर से नखरे दिखाना शुरू कर दिया। तुम वाकई सबसे अच्छी वेश्या हो। चलो जल्दी से अपना सुंदर नितंब उठाओ। मकरंद उस महिला के साथ मजा करना जारी रखने लगा। ऐश्वर्या के कमरे में। तुम कब तक मुझे गले लगाकर रखोगे? जल्दी छोड़ो। ऐश्वर्या ने आर्यन को डांटा। ओह, माफ करना, तुम्हें गले लगाना बहुत आरामदायक है। आर्यन ने ऐश्वर्या की ओर देखकर कुटिल मुस्कान दी। ऐसा नहीं था कि आर्यन ऐश्वर्या को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ऐश्वर्या के पास जो यिन ऊर्जा थी वह बहुत शुद्ध थी। बस ऐश्वर्या को छूने मात्र से ही आर्यन उससे बड़ी मात्रा में यिन ऊर्जा सोख सकता था। आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, तुम अब जा सकते हो। ऐश्वर्या ने आर्यन को धन्यवाद देने के बजाय उसे अपने कमरे से बाहर जाने को कहा। यह औरत? आर्यन यह देखकर चिढ़ गया कि ऐश्वर्या बहुत ठंडी और अहंकारी थी। भले ही उसने उसकी मदद की थी, लेकिन उसे बदले में यही मिला। यदि आर्यन ने यह नहीं दिखाया कि असली मालिक कौन है, तो यह महिला उसके सामने हमेशा अहंकारी बनी रहेगी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी मेरे कमरे से बाहर निकलो। ऐश्वर्या आर्यन को भगाने के लिए चिल्लाई। आर्यन अभी भी अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा था। वह चलकर ऐश्वर्या के पास गया। आर्यन को एक भयानक चेहरे के साथ अपने करीब आते देख ऐश्वर्या थोड़ा पीछे हटी। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी मेरा कमरा छोड़ो। ऐश्वर्या के लहजे ने आर्यन को बहुत कड़ाई से आदेश दिया। आर्यन ने ऐश्वर्या की बिल्कुल नहीं सुनी। वह उसकी ओर बढ़ता रहा। ऐश्वर्या तब तक पीछे हटती रही जब तक कि वह पीछे की दीवार से नहीं टकरा गई। अब ऐश्वर्या के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यन ऐश्वर्या के बिल्कुल सामने पहुंच गया। धक! आर्यन ने अपना एक हाथ ऐश्वर्या के पीछे की दीवार पर दे मारा। ऐश्वर्या ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। आर्यन का चेहरा ऐश्वर्या के चेहरे के बहुत करीब था। दोनों के बीच की दूरी केवल 5 सेंटीमीटर थी। बहुत करीब। ऐश्वर्या इतनी कम दूरी से आर्यन की सांसें महसूस कर सकती थी। आर्यन की सांसें उसे गुदगुदाने के लिए काफ़ी थीं। ऐश्वर्या थोड़ा सिकुड़ गई। उसने नहीं सोचा था कि किसी फिल्म की तरह मुख्य पात्र द्वारा एक महिला को कोने में दबाने का दृश्य उसके साथ सच में होगा। तो तुम कौन हो जो मुझे अपनी मर्जी से आदेश देने की हिम्मत करती हो? आर्यन सीधे मुद्दे पर आया। उसे ऐश्वर्या का ऐसा रवैया पसंद नहीं था। मैं तुम्हारी बॉस हूं। अगर तुमने कुछ भी हिम्मत की तो मैं तुम्हें तुरंत नौकरी से निकाल दूंगी। ऐश्वर्या ने आर्यन से लड़ने का साहस जुटाया। बस निकाल दो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह होगी? आर्यन इस कंपनी का मालिक है। ऐश्वर्या ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। आर्यन ने अपने एक हाथ से ऐश्वर्या की ठुड्डी पकड़ी। अगर करीब से देखा जाए तो तुम काफ़ी सुंदर भी हो, लेकिन दुख की बात यह है कि तुम्हारे चेहरे के भाव बहुत ठंडे और डरावने हैं। अगर तुम थोड़ा मुस्कुराओ तो शायद तुम और भी सुंदर लगोगी। आर्यन ने ऐश्वर्या का ठंडा चेहरा देखा, जो बहुत गुस्से में लग रहा था। यदि यह नज़र किसी को मार सकती तो शायद आर्यन सैकड़ों बार मारा जा चुका होता। अश्लील आदमी, जल्दी मुझे छोड़ो। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं चिल्लाऊंगी। सबको पता चल जाएगा कि तुम एक कामुक इंसान हो। ऐश्वर्या ने धमकी दी कि आर्यन ने उसे तुरंत नहीं छोड़ा तो वह चिल्लाएगी। जितना चाहो उतना चिल्लाओ। अगर इस ऑफिस के कर्मचारी तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो वे क्या सोचेंगे?
आर्यन दुष्टता से मुस्कुराया। ऐश्वर्या बहुत उलझन में थी कि उसे इस समय क्या करना चाहिए। ऐश्वर्या स्पष्ट रूप से आर्यन को नौकरी से नहीं निकाल सकती थी। ऐसा करने के लिए उसे मुख्य निदेशक माधुरी से अनुमति लेनी होगी। बस देखो, मैं तुम्हें जरूर नौकरी से निकलवा दूंगी। आखिरकार ऐश्वर्या को एक रास्ता मिला। उसने अपना सेलफोन निकाला और माधुरी को फोन किया। बीप बीप जुड़ गया। ऐश्वर्या का फोन आखिरकार माधुरी ने उठा लिया। आर्यन देख रहा था कि माधुरी को फोन करने के बाद ऐश्वर्या क्या करेगी। ऐश्वर्या, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? माधुरी ने तुरंत पूछा कि ऐश्वर्या को क्या जरूरत है। ऐश्वर्या ने तुरंत नहीं कहा। उसने आर्यन की ओर देखा और चेतावनी दी कि उसने उसे तुरंत नहीं छोड़ा तो वह इसकी रिपोर्ट मुख्य निदेशक माधुरी को कर देगी। आर्यन मन ही मन हंसा। माधुरी उसकी पत्नी थी, वह संभवतः ऐश्वर्या की मदद नहीं कर सकती थी। यह देखकर कि आर्यन उसे छोड़ना नहीं चाहता था, ऐश्वर्या ने तुरंत माधुरी से कहा, निदेशक माधुरी, मैं किसी को नौकरी से निकालना चाहती हूँ। वह कौन है और क्या समस्या है? माधुरी यह जानना चाहती थी कि वह व्यक्ति कौन है जिसे ऐश्वर्या निकालना चाहती है। उसका नाम आर्यन है। उस व्यक्ति की गलती बॉस के खिलाफ जाना है। ऐश्वर्या ने आर्यन की गलती बताई। इसके साथ आर्यन निश्चित रूप से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐश्वर्या नौकरी से निकाले जाने के बाद आर्यन की हालत देखने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तुम उस व्यक्ति को नौकरी से नहीं निकाल सकती। क्षमा करें, मैं बहुत व्यस्त हूं, बाद में मिलते हैं। माधुरी ने तुरंत फोन काट दिया। ऐश्वर्या माधुरी की बात सुनकर दंग रह गई। उसे आर्यन को निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी। यहां वास्तव में क्या हो रहा है? हैं, अब तुम क्या करने वाली हो? कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आर्यन दुष्टता से मुस्कुराया। उसे ऐश्वर्या का उसे धमकी देने का तरीका पसंद नहीं आया था। ऐश्वर्या ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसे नहीं पता था कि उसे इस समय क्या करना चाहिए। आर्यन ने फिर से ऐश्वर्या की ठुड्डी छुई। उसने ऐश्वर्या को अपनी ओर देखने पर मजबूर किया। तुम्हें पता है, मुझे किसी के द्वारा धमकी दिया जाना पसंद नहीं है। आर्यन ने ऐश्वर्या को यह बताने की तैयारी की कि यहाँ असली बॉस कौन है। अध्याय 174। ऐश्वर्या को चूमना। मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे जाने दो। ऐश्वर्या के चेहरे के ठंडे भाव गायब हो गए। अब उसके चेहरे पर डर समा गया था। माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है, आर्यन ने ऐश्वर्या के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। ये आवाज सुनकर ऐश्वर्या का शरीर कोमल पड़ गया और गर्म होने लगा। उसे बहुत ही असहज महसूस होने लगा। मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा शरीर इतना असहज क्यों महसूस कर रहा है? ऐश्वर्या ने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। आर्यन ने ऐश्वर्या के पास मौजूद यिन ऊर्जा को सोखने के लिए राज हृदय तकनीक का इस्तेमाल किया। ऐश्वर्या के रसीले होठों को देखकर आर्यन अब खुद को रोक नहीं सका। उसने तुरंत ऐश्वर्या के चेरी जैसे होठों को चूम लिया। ऐश्वर्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस समय कोई पुरुष उसे चूम रहा है। ये पहली बार था जब ऐश्वर्या ने किसी पुरुष को चूमा था। चुंबन का एहसास वास्तव में असाधारण था। ऐश्वर्या धीरे धीरे इस चुंबन में डूबने लगी। देखकर कि ऐश्वर्या कोई प्रतिरोध नहीं कर रही है, आर्यन और भी साहसी हो गया। उसने अपनी जीभ अंदर डाली और ऐश्वर्या की जीभ को फंसा लिया। ऐश्वर्या ने आर्यन की जीभ के आक्रमण का विरोध करने के लिए अपना सिर हिलाया। आर्यन फिर भी अंदर जाने का रास्ता बनाया था और अंततः वो ऐश्वर्या की जीभ को अपने जाल में फंसाने में सफल रहा। ऐश्वर्या ने आर्यन की जीभ काटने के बारे में सोचा, लेकिन वो आज इस चुंबन का आनंद लेने लगी थी। ऐश्वर्या ने पहले कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। चुंबन का आनंद ऐश्वर्या के लिए एक नई दुनिया खोजने जैसा था। ऐश्वर्या ने आर्यन का साथ देना शुरू कर दिया। वो और भी अधिक सुख महसूस करना चाहती थी। आर्यन को अंदाजा नहीं था कि ऐश्वर्या इतनी कामुक महिला होगी। आखिरकार वो मुखौटा उतर गया जो ऐश्वर्या ने पहना हुआ था। आर्यन अब देख सकता था कि ऐश्वर्या का असली चेहरा बहुत सुंदर था। आर्यन ने भी इसका भरपूर आनंद लिया। उसने अपने हाथ ऐश्वर्या के उन 2 खरगोशों पर रखे जो काफी अच्छे से विकसित हुए थे। आर्यन ने ऐश्वर्या के इन 2 लचीले खरगोशों को सहलाना शुरू किया। ऐश्वर्या का आकार और कोमलता एकदम सही थी। आह! ऐश्वर्या की आहें निकलने लगी। उसका चेहरा पहले से ही सेब की तरह लाल था। वो वास्तव में आर्यन द्वारा दिए गए जुनून के वश में हो गई थी। ऐश्वर्या में लड़ने की शक्ति नहीं थी। वो केवल आर्यन के आक्रमण को स्वीकार कर सकती थी। ऐश्वर्या का पेट इस समय आर्यन के निचले हिस्से के पास था। वो महसूस कर सकती थी कि कोई बहुत सख्त चीज उसके पेट के पास चुभ रही है। ऐश्वर्या निश्चित रूप से जानती थी कि ये चीज क्या है। इतना बड़ा। ऐश्वर्या के मन में केवल यही एक शब्द था।
ऐश्वर्या को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन की पूंजी इतनी बड़ी होगी। अगर ये बड़ी वस्तु उसके अंदर गई तो क्या होगा, क्योंकि माधुरी द्वारा चिढ़ाए जाने के बाद आर्यन की काम इच्छा अभी भी काफी प्रबल थी। आर्यन ऐश्वर्या के दोनों खरगोशों के साथ चूमना और खेलना जारी रखा। उसे ऐश्वर्या से जो यिन ऊर्जा मिल रही थी वो युगल अभ्यास करने के बराबर थी। आर्यन उत्सुक था कि यदि वो ऐश्वर्या के साथ युगल अभ्यास करता है तो उसे कितना लाभ मिल सकता है। ऐश्वर्या को हाँफते हुए देखकर आर्यन ने उसे छोड़ दिया। ऐश्वर्या, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूं। आर्यन ने वो कहा जो उसके दिल में था। ऐश्वर्या ने आर्यन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। ऐश्वर्या को नजरअंदाज करते देखकर आर्यन को अच्छा नहीं लगा। उसने ऐश्वर्या द्वारा पहनी गई शर्ट उतार दी। आर्यन, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे पता है कि मैं गलत हूं। अगली बार मैं कभी तुमसे फिर कभी कुछ बुरा नहीं कहूंगी। ऐश्वर्या रोने लगी। वो उस लड़की जैसी लग रही थी जिसे अभी अभी सताया गया हो। ऐश्वर्या को रोते देखकर आर्यन को लगा कि वो बहुत आगे निकल गया है। ठीक है, अपनी बात याद रखना। अगर भविष्य में तुमने मुझसे बदतमीजी करने की हिम्मत की तो अगली बार मैं तुम्हें सीधे बिस्तर पर ले जाऊंगा और तुम्हें अपनी औरत बना लूंगा। आर्यन ने ऐश्वर्या को चेतावनी दी। यदि आर्यन दबंगई व्यवहार नहीं करता तो ऐश्वर्या निश्चित रूप से उसके साथ पहले जैसा व्यवहार करती। इस ठंडी महिला को चेतावनी देने के बाद आर्यन ऐश्वर्या के कमरे से बाहर निकल गया। ऐश्वर्या के जाने के बाद ऐश्वर्या फर्श पर गिर पड़ी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसकी भावनाएं बहुत उथल-पुथल थीं। एक तरफ ऐश्वर्या को आर्यन से एक असाधारण अनुभव मिला था तो दूसरी तरफ उसका दिल आर्यन से नफरत करने पर मजबूर था। ऐश्वर्या ने अपने अंतर्वस्त्र को छुआ जो पहले से ही बहुत गीला हो चुका था। ऐश्वर्या एक कामुक महिला होने पर खुद से शर्मिंदा थी। ये सब उसकी गलती है, उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐश्वर्या ने आर्यन द्वारा किए गए कृत्य की निंदा की। ऐश्वर्या इस कमरे के बाथरूम में गई। वो अपने अंतर्वस्त्र बदलना चाहती थी। आर्यन बहुत तरोताज़ा महसूस करते हुए इमारत से बाहर निकला। वो बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था क्योंकि वो ऐश्वर्या के कामुक चेहरे को देख पाया था। पता चला कि उस महिला के ठंडे पक्ष के भीतर भी एक कामुक पक्ष छुपा है। जो भी हो, आर्यन निश्चित रूप से ऐश्वर्या का शुद्ध यिन शरीर प्राप्त करेगा। अब आर्यन के पास करने के लिए कुछ नहीं था। उसने विला लौटकर अभ्यास करने के बारे में सोचा। तभी उसे याद आया कि उसने दादाजी के मित्र से मुलाकात नहीं की। उसे सहज महसूस नहीं हुआ। आखिरकार वो व्यक्ति उसके दादाजी का मित्र था। उसे उससे मिलना ही था। आर्यन उस पते पर गया जो दादाजी के मित्र ने दिया था। उसे घर का स्थान खोजने में थोड़ा समय लगा। पूछताछ करने के बाद आखिरकार उसे वो घर मिल गया। आर्यन के दादाजी के मित्र का घर काफी बड़ा था। ये घर कम से कम 150 गुणा 200 वर्ग मीटर का था और बहुत अच्छी सजावट के साथ बना था। आर्यन को कभी नहीं पता था कि उसके दादाजी के शहर में इतने अमीर दोस्त हैं। इतने अमीर दोस्त का मालिक अपना कोई ना कोई व्यवसाय जरूर करता होगा। आर्यन ने ऐसे विचारों को झटक दिया। वो बस अपने दादाजी के मित्र से मिलना चाहता था। डिंग! आर्यन ने गेट पर घंटी बजाई। कुछ ही क्षणों बाद एक गार्ड बाहर आया। दोस्त, तुम यहाँ किस काम से आए हो? गार्ड ने तुरंत यहाँ आने का उद्देश्य पूछा। मैं इस घर के मालिक से मिलने आया हूँ। क्या वो अंदर हैं? आर्यन ने विनम्रता से पूछा। क्या मालिक के साथ आपकी कोई मुलाकात तय है? गार्ड ने पूछा। अभी तक तो नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे इस घर का पता दिया था। आप ये उन्हें दिखा सकते हैं। आर्यन ने घर का पता गार्ड को दिया। द्वारपाल ने पता लिया और कहा, 1 मिनट रुको, मैं मालिक से पूछने की कोशिश करता हूं। वो अंदर पुष्टि करने के लिए भागा। आर्यन ने कुछ मिनट इंतजार किया। गार्ड आखिरकार घर से बाहर आया। उसने आर्यन के लिए गेट खोल दिया। प्रिय युवा मास्टर, मालिक अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं, कृपया मेरे साथ आएं। द्वारपाल का व्यवहार पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सम्मानपूर्ण था। आर्यन ने सिर हिलाया और गार्ड के पीछे घर के अंदर चल दिया। अध्याय 175 मंगेतर। गार्ड आर्यन को एक कमरे में ले गए जो मेहमानों के स्वागत के लिए समर्पित था। वहां लगभग 70 वर्ष के एक दादाजी थे जो इस समय व्हील चेयर पर बैठे थे। जब आर्यन आया तो इन दादाजी ने आर्यन को देखकर मुस्कान दी। हरीश के पोते, तुम्हारा स्वागत है। मुझे खुशी है कि तुम इस बूढ़े दादाजी से मिलने आए। इन दादाजी ने गर्मजोशी के साथ आर्यन का स्वागत किया। मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। मेरा नाम आर्यन है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आर्यन ने तुरंत इन दादाजी को अपना परिचय दिया। मैं तुम्हारा नाम बहुत समय से जानता हूँ। ओह अच्छा, क्या आप वास्तव में दादाजी के मित्र हैं? आर्यन ने पूछा कि क्या ये वृद्ध वास्तव में उसके दादाजी के मित्र थे। क्या हरीश ने कभी तुम्हें मेरे बारे में बताया है?
इन दादाजी ने तुरंत पूछा कि क्या हरीश ने आर्यन को कुछ नहीं बताया। आर्यन ने तुरंत अपना सिर हिलाया। दादाजी ने मुझे आपके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ठीक है, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सोमेश है। मैं तुम्हारे दादाजी का तब से दोस्त हूं जब वे बहुत जवान थे। उस समय तुम्हारे दादाजी दवा सामग्री खोजने वाले यानी ड्रग इंग्रेडिएंट सीकर के रूप में काम करते थे, जबकि मैं दवा सामग्री का विक्रेता था। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था। मुझ पर तुम्हारे दादाजी का बहुत बड़ा कर्ज है। सोमेश ने बताया कि वो आर्यन के दादाजी का ऋणी है। ये आर्यन के लिए वास्तव में नई जानकारी थी। उसे कभी नहीं पता था कि उसके दादाजी दवा सामग्री खोजने वाले रहे हैं। ये उचित ही था कि जंगल में जीवित रहने की उनकी क्षमता बहुत महान थी। स्पष्ट रूप से युवावस्था से ही वे औषधीय सामग्री की तलाश में जंगल में रहे थे। कृपया बैठो। चूंकि सोमेश इतने उत्साहित थे कि वे आर्यन को बैठने के लिए कहना भूल गए थे। आर्यन सोमेश के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। सोमेश दादाजी, मैं दादाजी के जीवन के बारे में और जानना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं? दादाजी के युवावस्था के जीवन के बारे में जानना चाहता था। ठीक है, लेकिन यह थोड़ा लंबा होगा। सोमेश ने हरीश की कहानी सुनानी शुरू की। आर्यन ने सिर हिलाया। शुरू में हम तब मिले जब हम सेना के लिए दौड़ रहे थे। हम दोनों एक ही टीम में थे। तुम्हारे दादाजी एक महान व्यक्ति थे। परीक्षा के दौरान उन्होंने हर चीज में पूर्ण अंक प्राप्त किए, चाहे वो ताकत की बात हो या ज्ञान की। सोमेश ने बताया कि हरीश एक शक्तिशाली और ज्ञानी व्यक्ति थे। अच्छे अंकों के साथ उन्हें एक महान सैनिक होना चाहिए था, लेकिन जंगल में जीवित रहने की अंतिम परीक्षा के दौरान हमारे समूह को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। हम एक भयानक बाढ़ में फंस गए थे। कुछ शक्तिशाली लोगों ने तुरंत खुद को बचा लिया और उन लोगों को छोड़ दिया जो बाढ़ में फंसे थे। मैं भी उनमें से एक था जो बाढ़ में फंसा था। तुम्हारे दादाजी इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो बड़ी बाढ़ में फंसे लोगों को बचाना चाहते थे। हमें पानी बहाकर परीक्षा स्थल से बहुत दूर एक स्थान पर ले जाया गया। जब हम सबको होश आया तो हमारे शरीर घावों से ढके थे और हम हिल नहीं सकते थे। कुछ दिनों तक तुम्हारे दादाजी ने ही हमारा इलाज किया, जब तक कि हम पूरी तरह ठीक नहीं हो गए। पूरी तरह ठीक होने के बाद हमने तुरंत सैन्य शिविर में लौटने का फैसला किया, लेकिन दुर्भाग्य से परीक्षा खत्म हो चुकी थी और हमें अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि हमारी गलतियों के कारण तुम्हारे दादाजी सैनिक बनने में असफल रहे। सोमेश ये बताते समय थोड़ा दुखी थे। अगर वो और कुछ लोगों के बाढ़ में बह जाने की वजह से नहीं होता तो निश्चित रूप से हरीश आज एक महान सैनिक होते। उस घटना के बाद हम सब करीबी दोस्त बन गए। तुम्हारे दादाजी ने औषधीय पौधों की तलाश का काम शुरू किया, जबकि मैंने खुद एक दवा की दुकान स्थापित करने का फैसला किया। उसके बाद हम दोनों का जीवन बेहतर हो गया, सोमेश ने बताया। खैर, उसके बाद तुम्हारे दादाजी एक ऐसी महिला से मिले जो उनका दिल पिघला सकती थी। दोनों का रिश्ता शादी के स्तर तक पहुंच गया। पता चला कि आर्यन अपने दादाजी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था। उन्होंने ये उससे क्यों छिपाया? लेकिन तुम्हारे दादाजी की खुशी लंबे समय तक नहीं चली। तुम्हारे दादाजी की पत्नी का शरीर कमजोर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ठीक करने के लिए 1000 साल पुराना जिनसेंग की आवश्यकता है। 1000 साल पुराना जिनसेंग मिलना बहुत मुश्किल है। इसकी कीमत करोड़ों से अरबों डॉलर तक हो सकती है। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आता? भले ही हम सब अपना सारा पैसा उधार दे देते, तब भी वो 1000 साल पुराना जिनसेंग खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं होता। चूंकि वो पैसे से 1000 साल पुराना जिनसेंग नहीं खरीद सकते थे, तुम्हारे दादाजी ने खुद उसे खोजने का साहस किया। महीनों की तलाश के बाद आखिरकार उन्हें 1000 साल पुराना जिनसेंग मिल गया, लेकिन जब तक उन्हें वो मिला, उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। ये तुम्हारे दादाजी की दुनिया के विनाश की शुरुआत थी। उस घटना के बाद वे बहुत अंतर्मुखी और उदास रहने लगे। सोमेश ने आह भरी। वे अभी भी अपने सबसे अच्छे दोस्त को इस हाल में देखकर दुखी थे। ये कहानी सुनकर आर्यन भी दुखी हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दादाजी की हर मुस्कान के पीछे उन्होंने इतना दुख अकेले छिपा रखा था। सोमेश ने कहानी जारी रखी। कई सालों तक तुम्हारे दादाजी अकेले रहे। उस समय मेरी बहू, जो गर्भवती थी, उसे भी वही दर्द हुआ जो तुम्हारे दादाजी की पत्नी को हुआ था। मैं तुरंत तुम्हारे दादाजी के पास 1000 साल पुराना जिनसेंग खरीदने गया। ये खबर सुनकर तुम्हारे दादाजी ने तुरंत वो 1000 साल पुराना जिनसेंग मुझे मुफ्त में सौंप दिया। एक बार फिर मैं उनका ऋणी हो गया। इस दुनिया में मुझ पर तुम्हारे दादाजी का बहुत एहसान है। कुछ सालों बाद तुम्हारे दादाजी अचानक गायब हो गए और मुझे नहीं पता था कि वे कैसे हैं। जब तक मुझे उनके ठिकाने का पता चला, तब तक वे जा चुके थे। सोमेश ने अपने मित्र को याद करते हुए आंसू बहाए। आर्यन को आखिरकार अपने दादाजी के अतीत के बारे में पता चला। कुछ देर बाद आखिरकार सोमेश खुद को शांत कर पाए। सोमेश दादाजी, मेरे दादाजी के अतीत के बारे में बताने के लिए धन्यवाद, जो मुझे कभी नहीं पता था। आर्यन ने दादाजी के अतीत पर बात करने के लिए समय निकालने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कोई बात नहीं, मुझे ये आपके साथ साझा करके खुशी हुई।
ओह हाँ, मैं एक बात कहना लगभग भूल ही गया। तुम्हारे दादाजी के गायब होने से पहले उस रात वे मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरी छोटी पोती के साथ तुम्हारी सगाई की मांग की थी। मैं काफ़ी उलझन में था कि तुम्हारे दादाजी सगाई के लिए क्यों कह रहे हैं, लेकिन चूंकि ये तुम्हारे दादाजी का अनुरोध था, मैं मना नहीं कर सका और तुरंत सहमत हो गया। सोमेश ने बताया कि आर्यन की बचपन से ही सगाई हो चुकी है। सगाई? आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि उसके दादाजी ने सोमेश दादाजी की पोती के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया था। सोमेश दादाजी, वास्तव में मेरी जिंदगी में पहले से ही महिलाएं हैं, इसलिए शायद मैं इसे मना कर दूंगा। आर्यन ने इसे मना करने के लिए माफी मांगी। ये संभव नहीं है। मैंने तुम्हारा सगाई पत्र तैयार कर लिया है। ये एक पवित्र वादा है जो मैंने तुम्हारे दादाजी के साथ किया था। अगर ये खत्म हो गया तो मैं परलोक में तुम्हारे दादाजी से आंखें कैसे मिला पाऊंगा? सोमेश ने आर्यन के इनकार का कड़ा विरोध किया। आर्यन को अभी भी संदेह था कि क्या ये मंगेतर उसकी अन्य महिलाओं को स्वीकार कर पाएगी। इसके अलावा ये उसके दादाजी की इच्छा थी, इसलिए आर्यन के लिए इसे मना करना काफी मुश्किल था। आर्यन दुविधा में देखकर सोमेश ने तुरंत कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी पोती काफी सुंदर है। तुम्हें उसके साथ रहने पर पछतावा नहीं होगा। यहीं रुको, मैं उसे यहां बुलाता हूं। सोमेश अपनी पोती को बुलाने गए। अध्याय 176। ये मेरी मंगेतर है। क्या हुआ दादाजी, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं काम में व्यस्त हूं। दूसरी ओर से महिला ने दादाजी सोमेश के फोन का जवाब दिया। तुम दादाजी के घर आओ, दादाजी को तुमसे कुछ बात करनी है। दादाजी सोमेश ने अपनी पोती को तुरंत घर आने के लिए कहा। लेकिन दादाजी, मैं बहुत व्यस्त हूं। दूसरी ओर से महिला ने जवाब दिया कि वो घर नहीं लौट सकती। जल्दी यहां आ जाओ, दादाजी को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। अपनी पोती को ना आते देख दादाजी सोमेश ने अपनी रणनीति बदल दी ताकि वो यहां आ जाए। दादाजी, 1 मिनट रुकिए, मैं अभी वहां पहुंचती हूं। फोन की दूसरी तरफ वाली महिला ने घबराहट में कहा। अपनी पोती को सफलतापूर्वक मनाने के बाद सोमेश ने फोन काट दिया। मेरी पोती जल्द ही यहां आएगी, तुम बस इंतजार करो। दादाजी सोमेश संतुष्टि से हंसे। आर्यन ने कुटिल मुस्कान दी। दादाजी सोमेश अपनी पोती को धोखा देने में काफी चतुर थे। आर्यन ने देखा कि दादाजी सोमेश को हृदय रोग और रक्तवाहिकाओं में रुकावट थी, जिसके कारण वो सामान्य रूप से चलने में असमर्थ थे। 15 मिनट बाद बाहर कार की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि दादाजी सोमेश की पोती यहां पहुंच गई है। प्रवेश द्वार के सामने दौड़ते कदमों की आवाज गूंजी। धप। दरवाजा बहुत जोर से खुला। दादाजी, आप कहाँ हैं? इस महिला का लहजा दादाजी सोमेश के लिए बहुत चिंतित लग रहा था। आर्यन देखना चाहता था कि दादाजी सोमेश की पोती कैसी दिखती है। जब आर्यन ने देखा तो वो बहुत हैरान रह गया। जिस महिला ने अभी अभी दरवाजा खोला था वो आर्यन के लिए कोई अजनबी नहीं थी। तो ये मेरी मंगेतर है? आर्यन बुदबुदाया। ये ठंडी सीईओ ऐश्वर्या थी। ऐश्वर्या तुरंत दौड़कर अपने दादाजी के पास गई। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? मुझे बताइए कि कौन सा हिस्सा असहज महसूस कर रहा है। ऐश्वर्या ने तुरंत अपने दादाजी की स्थिति की जांच की। ऐश्वर्या, दादाजी ठीक हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोमेश ने ऐश्वर्या से कहा कि वो उसकी स्थिति के बारे में चिंता ना करे। लेकिन आपने कहा था कि आप असहज महसूस कर रहे हैं। दादाजी, क्या आपने मुझे फिर से धोखा दिया? ऐश्वर्या को एहसास होने लगा कि उसे उसके दादाजी ने ठग लिया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम निश्चित रूप से यहां आना नहीं चाहती थीं। दादाजी सोमेश ऐश्वर्या को देखकर खुश थे। हफ, फिर से आपने ऐसा कुछ किया। ऐश्वर्या गुस्से में दिखी क्योंकि उसे उसके दादाजी ने धोखा दिया था। ऐश्वर्या ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने आर्यन को सामने वाली कुर्सी पर बैठा पाया। आर्यन, तुम मेरे दादाजी के घर क्या कर रहे हो? ऐश्वर्या ने तुरंत पूछा कि आर्यन यहाँ क्यों है। मैं इत्तेफाक से यहाँ आया हूँ। आर्यन ने अपना सिर खुजलाया। उसे इस बात का पछतावा नहीं था कि उसकी मंगेतर ऐश्वर्या थी। क्या तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो? देखकर कि आर्यन और ऐश्वर्या पहले से ही काफी परिचित थे, दादाजी सोमेश ने निष्कर्ष निकाला कि वो एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, नहीं। आर्यन और ऐश्वर्या द्वारा दिए गए उत्तर अलग अलग थे। आर्यन ने जवाब दिया कि वो ऐश्वर्या को जानता है, जबकि ऐश्वर्या ने ऐसे उत्तर दिया जैसे वो आर्यन को बिल्कुल नहीं जानती हो। ये उत्तर सुनकर दादाजी सोमेश उलझन में पड़ गए। ऐसा लग रहा था कि आर्यन और ऐश्वर्या के बीच कुछ हुआ है। ऑफिस में हुई घटना को लेकर ऐश्वर्या अभी भी गुस्से में थी। उसने आर्यन को नफरत भरी नजरों से देखा। कोई बात नहीं, मैं अभी स्पष्ट कर देता हूं ऐश्वर्या, ये आर्यन है जो तुम्हारा मंगेतर भी है। सोमेश ने ऐश्वर्या को बताया कि आर्यन उसका मंगेतर था। क्या? ऐश्वर्या चौंक गई। उसने जो सुना वो गलत नहीं था। आर्यन उसका मंगेतर था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं समझाता हूं। आर्यन वो मंगेतर है जिसे मैंने तब तय किया था जब तुम छोटी बच्ची थी। सोमेश ने ऐश्वर्या को समझाया।
दादाजी, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इसके बारे में पहले कभी नहीं पता चला। ऐश्वर्या को अभी पता चला कि उसका एक मंगेतर है। इससे पहले दादाजी ने कभी ये नहीं बताया था। तुम्हें पहले ना बताना मेरे दादाजी की गलती है। अब जो कुछ भी हो, तुम दोनों की सगाई हो गई है। आर्यन, मेरी पोती कैसी है? सुंदर है ना? सोमेश ने पूछा। दादाजी, ऐश्वर्या बहुत सुंदर है। मैं काफी संतुष्ट हूँ। आर्यन ने अब इनकार नहीं किया। वो ऐश्वर्या को कैसे मना कर सकता है, जिसके पास शुद्ध यिन शरीर है। ये आसमान से गिरे सोने की तरह था। आर्यन निश्चित रूप से इस गिरे हुए सोने को स्वीकार करेगा। दादाजी, मैं सहमत नहीं हूं। मैं इस व्यक्ति की मंगेतर नहीं बनना चाहती। ऐश्वर्या ने आर्यन की ओर तीखी नजरों से इशारा किया। कौन आर्यन जैसे कामुक व्यक्ति से शादी करना चाहेगा? ऐश्वर्या, दादाजी का फैसला अंतिम है। इसे कोई नहीं बदल सकता। सोमेश ऐश्वर्या पर गुस्से हुए, जिसने इस सगाई को ठुकरा दिया था। दादाजी, आप? ऐश्वर्या को उसके दादाजी ने बहुत कम ही डांटा था। ये सब आर्यन की गलती थी। सोमेश ने आह भरी। ऐश्वर्या, तुम्हें पता होना चाहिए कि दादाजी ने ऐसा क्यों किया। तुम जानती हो कि अगर आर्यन के दादाजी हरीश ना होते तो तुम और तुम्हारी माँ आज इस दुनिया में नहीं होती। हमारे परिवार पर आर्यन के दादाजी का कर्ज है। ये हरीश का एक छोटा सा अनुरोध था। अगर मैं इस छोटे से अनुरोध को पूरा नहीं कर सका तो मैं दूसरे लोक में हरीश से आंखें कैसे मिला पाऊंगा? दादाजी, सोमेश ने ऐश्वर्या को सच बताया। ऐश्वर्या कुछ नहीं कह सकी। देखकर कि उसके दादाजी कैसा महसूस कर रहे हैं, उसने इस मामले को जारी रखने का फैसला किया। अगर बहस जारी रहती और दादाजी का मूड खराब होता तो उनके हृदय की बीमारी फिर से उभर सकती थी। ऐश्वर्या सोचने लगी कि इस सगाई को कैसे रद्द किया जा सकता है। उसे कोई समाधान खोजना होगा ताकि उसे आर्यन से शादी ना करनी पड़े। तुम दोनों यहां रुको, मैं तुम्हारा सगाई पत्र लेकर आता हूं। सोमेश ने व्हील चेयर घुमाई और पीछे की ओर चल दिए। आर्यन ने ऐश्वर्या को देखकर मुस्कान दी। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम ये देखकर संतुष्ट हो? ऐश्वर्या ने काफी ठंडे स्वर में कहा। हे, जाहिर है कि मैं खुश हूं। मेरी एक सुंदर मंगेतर है। ये जानकर मैं खुश क्यों नहीं हूंगा? आर्यन ऐश्वर्या पर हंसा। तुम कौन होते हो मंगेतर कहने वाले? मैं तुम जैसे कामुक व्यक्ति से रिश्ता तय करने के लिए तैयार नहीं हूं। ऐश्वर्या की नजर में आर्यन अब कामुक इंसान था। लगता है पिछला सबक तुम्हारे लिए अभी भी कम है। आर्यन खड़ा हुआ और ऐश्वर्या की ओर चल दिया। आर्यन, तुम क्या करना चाहते हो? आर्यन को करीब आते देख ऐश्वर्या डर गई। बिना कुछ कहे आर्यन ने ऐश्वर्या के शरीर को गले लगा लिया। एक शरारती मंगेतर को सजा मिलनी चाहिए। आर्यन ने ऐश्वर्या के उन 2 खरगोशों को दबाया। आह! ऐश्वर्या धीरे से कराहने लगी। उसने महसूस किया कि उसका शरीर एक बहुत ही सुखद अनुभव महसूस कर रहा है। एक बार फिर ऐश्वर्या आर्यन के स्पर्श का विरोध नहीं कर सकी। उसका शरीर उसके दिमाग को धोखा दे रहा था। आर्यन, प्लीज इसे रोकें, कोई हमें देख लेगा। ऐश्वर्या ने आर्यन से उसे छोड़ने की भीख मांगी। ऐश्वर्या बहुत बदकिस्मत थी कि उसने आर्यन को वापस उकसाया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आर्यन ने ऐश्वर्या के कान पर काटा और उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। आह! ऐश्वर्या का शरीर तुरंत कमजोर पड़ गया। वो आर्यन पर झुक गई। आर्यन ने कुछ नया खोजा था। ऐसा लग रहा था कि उसे ऐश्वर्या का कमजोर बिंदु मिल गया है। अब तक आर्यन ने बेकार में राजहृदय तकनीक नहीं सीखी थी। इस तकनीक से उसे महिला के कमजोर बिंदु को खोजना आसान हो गया था। अध्याय 177। सगाई का पत्र फटा। ऐश्वर्या, तुम क्या कर रही हो? एक आवाज ने आर्यन के आनंद में खलल डाला। आर्यन ने तुरंत देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। ये आवाज प्रवेश द्वार की ओर से आई थी। प्रवेश द्वार के सामने आर्यन ने एक 40 वर्षीय महिला को देखा, जिसकी शक्ल ऐश्वर्या से काफी मिलती जुलती थी। ये महिला अभी किराने का सामान ले जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी खरीदारी करके लौटी है। आर्यन ने अंदाजा लगाया कि ये महिला ऐश्वर्या की माँ है। आह, माँ! ऐश्वर्या घबराहट में आर्यन से अलग हो गई। किसी और की उपस्थिति के कारण आर्यन ने ऐश्वर्या को छोड़ दिया। ऐश्वर्या की माँ सुभद्रा वर्तमान में लगभग 42 वर्ष की हैं। ऐश्वर्या, तुम्हारे पास ये व्यक्ति कौन है? सुभद्रा ने तुरंत पूछा कि वो आदमी कौन था जो उसकी बेटी को गले लगा रहा था। ऐश्वर्या जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाई। आर्यन की हरकत के कारण उसका शरीर अभी भी कमजोर महसूस कर रहा था। आंटी, नमस्ते। मैं आर्यन हूँ, ऐश्वर्या का मंगेतर। आर्यन ने सुभद्रा को अपना परिचय दिया। आह, मंगेतर? ऐसा कैसे हो सकता है? पता चला कि सुभद्रा को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसकी बेटी की सगाई कब हुई और उसे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? आखिरकार दादाजी सोमेश बैठक में वापस आए। सुभद्रा, तुम वापस आ गई हो। कृपया मुझे ऐश्वर्या के भविष्य के पति का परिचय कराने दो। सोमेश ने आर्यन का परिचय सुभद्रा से कराया। ससुर जी, इनकी सगाई कैसे हो सकती है? सुभद्रा जानना चाहती थी कि उसकी जानकारी के बिना उसकी बेटी की सगाई कैसे हो सकती है। यहाँ मैं समझाता हूँ। दादाजी सोमेश ने सुभद्रा को आर्यन की उत्पत्ति और ऐश्वर्या के साथ उसकी सगाई के कारणों के बारे में बताना शुरू किया।
दादाजी सोमेश द्वारा सब कुछ समझाने के बाद सुभद्रा को बात समझ आने लगी। आर्यन, आंटी तुम्हारे दादाजी की बहुत आभारी हैं कि उन्होंने मेरी और ऐश्वर्या की मदद की। मुझे तुम्हारे दादाजी को धन्यवाद देने का समय नहीं मिला। आंटी सुभद्रा ने आर्यन के सामने अपना सिर झुकाया। सुभद्रा पर हरीश के जीवन का कर्ज था। यदि हरीश द्वारा दिया गया 1000 साल पुराना जिनसिंग ना होता तो वो और ऐश्वर्या आज इस दुनिया में नहीं होते। आंटी, आप सीधी खड़ी हो जाइए, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने सुभद्रा को उठने में मदद की। आंटी सुभद्रा को इस तरह धन्यवाद देखकर वो असहज था। जिस व्यक्ति ने आंटी सुभद्रा की मदद की थी वो उनके दादाजी थे। आर्यन को लगा कि वो इस धन्यवाद का हकदार नहीं है। आर्यन, इसे संभाल कर रखो। दादाजी सोमेश ने आर्यन को सगाई का पत्र दिया। दादाजी सोमेश द्वारा दिया गया पत्र बहुत पुराना लग रहा था। ये संभवतः 10 साल से भी पुराना था और हाथ से लिखा गया था। इस कागज पर आर्यन और ऐश्वर्या के नाम थे और इस पर सोमेश और हरीश के हस्ताक्षर थे। लाओ, मुझे देखने दो। ऐश्वर्या की स्थिति में कुछ सुधार हुआ था। वो इस पत्र की सामग्री देखना चाहती थी। ये लो। आर्यन ने सगाई का पत्र ऐश्वर्या को सौंप दिया। सगाई का पत्र देखने के बाद ये सच था कि उसकी सगाई आर्यन से हुई थी। ऐश्वर्या इस पत्र को फाड़ना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके दादाजी और माँ वहीं थे, इसलिए उसने बेबसी में सगाई का पत्र आर्यन को वापस कर दिया। पिताजी, आप कहाँ हैं? मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। बाहर से दादाजी सोमेश को ढूंढती हुई एक आवाज़ आई। आर्यन इस आवाज़ से बहुत परिचित था। ये शशांक था। शशांक आखिरकार घर में दाखिल हुआ और उसने तुरंत अपने पिता को देखा। जब शशांक करीब आया तो उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे वो अच्छी तरह जानता था। यह आर्यन था जिसने उसकी योजनाओं में बाधा डाली थी। शशांक को आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति इस घर में क्यों है। ऐश्वर्या, तुम इस साधारण व्यक्ति को यहाँ क्यों लाई हो? क्या तुम इस छोटे से आदमी को अपने दादाजी को दिखाना चाहती हो? शशांक ने तुरंत आर्यन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हाँ। ऐश्वर्या ने अपने पिता की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, जैसे कि उसने शशांक का स्पीच सुना ही ना हो। शशांक, तुमने अभी क्या कहा? सोमेश शशांक पर दहाड़ पड़े। सोमेश को गुस्सा आया क्योंकि उनके बेटे ने आर्यन का अपमान करने की हिम्मत की। पिताजी, आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरी क्या गलती है? सोमेश का गुस्सा देखकर शशांक को परेशानी हुई। तुम अभी भी पूछ रहे हो? आर्यन इस घर का महत्वपूर्ण अतिथि है। तुमने उसके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत की। जल्दी उससे माफी मांगो। सोमेश ने शशांक को आर्यन से माफी मांगने के लिए कहा। शशांक ये सुनकर हैरान हो गया कि आर्यन उनके पिता का महत्वपूर्ण अतिथि है। आखिर ये युवक कौन था जो उनके पिता का इतना खास बन गया? शशांक आर्यन की पहचान का अंदाजा लगाने लगा। अपने पिता के आदेश के कारण शशांक ने आर्यन से माफी मांगी। अभी की मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर दो। शशांक की माफी बिल्कुल भी ईमानदार नहीं थी। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, इसकी चिंता मत करो। सबके सामने आर्यन को मजबूरन शशांक को माफ करना पड़ा। पिताजी, ये व्यक्ति कौन है? शशांक ने आर्यन की पहचान पूछी कि वो इस परिवार में महत्वपूर्ण अतिथि कैसे हो सकता है। वो आर्यन है, ऐश्वर्या का मंगेतर। सोमेश ने शशांक को बताया कि आर्यन कौन था। क्या मंगेतर? ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी, आपको पता है कि मैं पहले से ही ऐश्वर्या का रिश्ता मकरान के साथ तय करना चाहता हूं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये फैसला 16 साल पहले लिया गया था, इसे कोई नहीं बदल सकता। सोमेश ने गुस्से में शशांक पर चिल्लाया। कभी नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। शशांक कभी सहमत नहीं होगा कि ऐश्वर्या इस आदमी से शादी करे। जो कुछ भी हो, ऐश्वर्या को अमीर मकरान से शादी करनी थी। मकरान ही वो उम्मीद था जिससे शशांक को अपने पारिवारिक कारोबार को फिर से जीवित करने की आस थी। मुझे परवाह नहीं कि तुम इसे स्वीकार करते हो या नहीं, इस बार मैं तुम्हें गड़बड़ नहीं करने दूंगा। दादाजी सोमेश ने शशांक को चेतावनी दी। दादाजी सोमेश बहुत धैर्यपूर्वक देख रहे थे कि कैसे उनके प्रयास शशांक के हाथों बर्बाद हो रहे हैं। इस बार वो अपनी पोती का भविष्य अंधकार में नहीं होने देंगे। देखते हैं कि आप मुझे रोक पाते हैं या नहीं। शशांक को पूरा भरोसा था कि वो मकरांत की मदद से आर्यन से छुटकारा पा सकता है। तुम और कुछ नहीं कर सकते, सगाई का अनुबंध बहुत पहले बनाया गया था। दादाजी सोमेश ने कहा कि सगाई का अनुबंध बहुत पुराना है, इसे कुछ भी नहीं बदल सकता। सगाई का अनुबंध? शशांक ने आर्यन के हाथ में पकड़े कागज को देखा और जबरदस्ती आर्यन के हाथ से सगाई का पत्र छीन लिया। शशांक सगाई के पत्र की सामग्री पढ़ने लगा। ये तो केवल एक कागज पर लिखा गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। शशांक ने सबके सामने उस कागज को फाड़ दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? दादाजी अत्यधिक क्रोध के साथ दहाड़ पड़े। इस कुपुत्र ने उन्हें फिर से क्रोधित कर दिया था। खांसी। अत्यधिक क्रोध के कारण सोमेश ने खून की उल्टी की और दर्द में अपना बायां सीना पकड़ लिया। दादाजी, ससुर जी। ऐश्वर्या और सुभद्रा दादाजी सोमेश की ओर चिल्लाईं, जो व्हीलचेयर पर निढाल हो गए थे। आर्यन को शशांक की हरकत पर गुस्सा आया। ये व्यक्ति पैसों के लिए अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाने को तैयार था। भले ही दादाजी सोमेश को दिल की बीमारी थी, फिर भी इस मूर्ख ने उन्हें उकसाया।
अध्याय 178। क्या तुम मेरी औरत बनोगी? सगाई के पत्र को फाड़ने का मतलब था दोनों परिवारों के सम्मान को ठेस पहुंचाना, लेकिन शशांक को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में केवल पैसा ही पैसा था। दफा हो जाओ। आर्यन ने गुस्से में शशांक का कॉलर पकड़ा, उसे घर से बाहर उठाया और गेट के बाहर फेंक दिया। गार्ड आर्यन को रोकने में पूरी तरह असमर्थ थे। भले ही वे जानते थे कि फेंका गया व्यक्ति मिस्टर शशांक है, लेकिन उन गार्डों ने अपने शरीर पर बहुत भारी दबाव महसूस किया। सुनिश्चित करो कि वो अंदर ना आ पाए। आर्यन ने गार्ड से कहा कि वो इस व्यक्ति को अंदर ना आने दे। जी, मैं समझ गया। ठंडे पसीने में डूबे गार्ड ने तुरंत आर्यन के सामने सिर हिलाया। आर्यन फिर से दादाजी सोमेश के घर में दाखिल हुआ। अंदर ऐश्वर्या और सुभद्रा दादाजी सोमेश को जगाने की कोशिश कर रही थीं। वे दोनों दादाजी सोमेश के लिए बहुत चिंतित थीं। आप दोनों एक तरफ हो जाइए, मुझे उन्हें ठीक करने दीजिए। आर्यन ने दोनों महिलाओं को दूर रहने के लिए कहा। वो सोमेश का इलाज करना चाहता था। आर्यन, क्या तुम मेरे दादाजी को ठीक कर सकते हो? अगर तुम उन्हें ठीक कर दोगे तो तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगी। ऐश्वर्या ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। उसने वादा किया कि जब तक उसके दादाजी ठीक नहीं हो जाते वो आर्यन की हर बात मानेगी। मुझे कोशिश करने दो। आर्यन सोमेश के शरीर के पास पहुंचा। ऐश्वर्या और सुभद्रा एक तरफ हट गईं ताकि आर्यन दादाजी सोमेश की देखभाल कर सके। आर्यन ने सबसे पहले दादाजी सोमेश की नब्ज जांची। आर्यन, मेरे दादाजी कैसे हैं? क्या अभी भी उनकी मदद की जा सकती है? ऐश्वर्या ने अपने दादाजी की वर्तमान स्थिति पूछी। शोर मत करो, मुझे शांति से करने दो। आर्यन ने ऐश्वर्या को चुप रहने के लिए कहा। ऐश्वर्या ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। आर्यन ने एक सुइयों का सेट निकाला और उन्हें सोमेश के शरीर के कई हिस्सों में चुभाना शुरू किया। आर्यन ने रक्त के संचार को सुचारू करने और नसों से अशुद्धियों को दूर करने के लिए अपनी गहरी ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी का उपयोग किया। आर्यन की सुइयों में से एक सुई खोखली थी, जिससे बड़ी मात्रा में तरल बाहर निकला। ये वो गंदगी थी जो दादाजी सोमेश की नसों में जमा हो गई थी। सारी गंदगी साफ होने के बाद आर्यन ने अपनी सुई वापस ले ली। फिर आर्यन ने सोमेश के दिल के इलाज के लिए एक गोली निकाली। ये एक उच्च गुणवत्ता वाली आंतरिक अंग उपचार गोली थी। जब तक घाव बहुत गंभीर न हो, इसका प्रभाव बहुत तेजी से होता था। आर्यन ने वो गोली दादाजी सोमेश के मुंह में डाल दी। गोली निगलने के बाद अब इस गोली के असर करने का इंतजार था। दूसरी ओर ऐश्वर्या और सुभद्रा ने बहुत धैर्यपूर्वक इंतजार किया। वे आर्यन को परेशान करने के डर से बोलने की हिम्मत भी नहीं कर रही थीं। दादाजी सोमेश ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने सामने आर्यन, ऐश्वर्या और सुभद्रा को देखा। मैं कहाँ हूं? सोमेश अभी पूरी तरह होश में नहीं थे। उन्हें लगा कि वे मर चुके हैं। दादाजी! ऐश्वर्या तुरंत दौड़कर सोमेश के पास गई। वो उनके लिए बहुत चिंतित थी। शांत हो जाओ, दादाजी ठीक हैं। दादाजी सोमेश ने ऐश्वर्या के बाल सहलाए और उसे शांत करने की कोशिश की। ससुर जी, क्या अभी भी कहीं असहजता महसूस हो रही है? सुभद्रा ने अपने ससुर की हालत के बारे में पूछा। मैं बहुत स्वस्थ और तरोताज़ा महसूस कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी जवानी के दिनों में वापस आ गया हूं। दादाजी सोमेश का शरीर बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा था। अब पहले की तरह कोई बीमारी नहीं थी। सोमेश दादाजी, क्यों ना आप खड़े होने और चलने की कोशिश करें? आर्यन ने उन्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह चलने को कहा। मैं कोशिश करता हूं। दादाजी सोमेश लंबे समय से चल नहीं पाए थे। वे लगभग चलना भूल गए थे। ऐश्वर्या ने उन्हें खड़े होने में मदद की। जब वे खड़े हुए तो उनके पैर अब कांप नहीं रहे थे। उन्होंने एक कदम उठाया और उन्हें लगा कि वे सामान्य रूप से चल सकते हैं। दादाजी सोमेश खुश महसूस कर रहे थे। उन्होंने देखने के लिए कमरे के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया कि क्या उनका शरीर वास्तव में ठीक हो गया है। कुछ चक्कर लगाने के बाद उन्हें लगा कि उनका शरीर सामान्य है। वे मन ही मन सोचने लगे कि उनके शरीर के साथ क्या हुआ है। वे अचानक जवानी की तरह कैसे ठीक हो गए हैं। इस चमत्कार को देखकर ऐश्वर्या और सुभद्रा बहुत हैरान थीं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन की क्षमताएं इतनी महान हैं। कई डॉक्टरों ने भी दादाजी सोमेश के इलाज से हाथ खड़े कर दिए थे, जबकि आर्यन को उन्हें ठीक करने में केवल कुछ ही मिनट लगे। ये वास्तव में अद्भुत था। इससे पता चलता था कि आर्यन की क्षमताएं शहर के सबसे अच्छे डॉक्टरों से कहीं ऊपर थीं। ऐश्वर्या, जब मैं बेहोश हुआ था तो वास्तव में क्या हुआ था? दादाजी सोमेश जानना चाहते थे कि वे अचानक इस तरह कैसे ठीक हो गए। दादाजी, आर्यन ही है जिन्होंने आपको ठीक किया है, ऐश्वर्या ने बताया। हा, बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है कि हरीश की क्षमताएं तुम्हें विरासत में मिली हैं। सोमेश ने बहुत संतुष्ट होकर आर्यन की पीठ थपथपाई। सोमेश दादाजी, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मेरी क्षमता अभी विशेषज्ञ बनने से बहुत दूर है, आर्यन ने विनम्रता से कहा। हाँ, मैं समझता हूं। तुम ना केवल महान हो बल्कि विनम्र, लो प्रोफाइल भी हो। दादाजी सोमेश समझ गए कि आर्यन बहुत अधिक डींगे नहीं मारना चाहता। ओह हाँ, वो कुपुत्र कहाँ है? दादाजी ने तुरंत पूछा कि शशांक कहाँ है। उन्हें इस समस्या को हल करना था। आर्यन, तुमने पिताजी को कहाँ ले रहे? ऐश्वर्या अभी भी अपने पिता के व्यवहार पर गुस्से में थी, जिसने लगभग दादाजी की जान ले ली थी। मैंने उसे गेट के बाहर फेंक दिया है, आप उसे बाहर देख सकते हैं, आर्यन ने बताया।
चलो उसे देखते हैं, अगर मैंने उसे सही सबक नहीं सिखाया तो वो कभी नहीं बदलेगा। दादाजी अपने बेटे को सबक सिखाना चाहते थे। दादाजी और सुभद्रा घर से बाहर आंगन की ओर चले गए। आर्यन भी पीछे जाना चाहता था। आर्यन रुको, ऐश्वर्या ने आर्यन को रोका। क्या बात है? आर्यन ने पूछा। मेरे दादाजी को ठीक करने के लिए धन्यवाद, मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा कर्ज है। ऐश्वर्या ने बहुत ईमानदारी से धन्यवाद दिया। ऐश्वर्या की आवाज़ भी नरम हो गई थी, वो अब पहले की तरह ठंडी नहीं थी। मुझे बस उम्मीद है कि तुम अपनी पिछली बात पूरी करोगी। आर्यन हंसा, उसे याद था कि ऐश्वर्या ने कहा था कि वो कुछ भी करेगी। ये सुनकर ऐश्वर्या का चेहरा लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन को अभी तक वो वादा याद है। जब तक ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है, मैं उसे कर सकती हूँ। ठीक है, मैं सीधे कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी औरत बनो। आर्यन ने ऐश्वर्या की पतली कमर को अपनी बाहों में भर लिया। ऐश्वर्या को अंदाजा नहीं था कि आर्यन इतना बहादुर होगा ऐसी बात कहने के लिए। उसका दिल जवाब तय करने के लिए काफी उलझन में था, लेकिन निश्चित रूप से वो आर्यन को पसंद करने लगी थी। तो तुम चाहती हो या नहीं? ऐश्वर्या से कोई प्रतिक्रिया ना पाकर आर्यन ने फिर से पूछा। ऐश्वर्या कुछ नहीं बोली, उसने केवल आर्यन की ओर देखकर सिर हिलाया। हाँ मैं। वो इतनी शर्मिंदा थी कि उसने अपना चेहरा आर्यन की छाती में छिपा लिया और आर्यन की पीठ को अपनी बाहों में भर लिया। अध्याय 179 अमर देवी पुष्प। पिताजी, कृपया मुझे मत मारिए। बाहर शशांक रहम की भीख मांगते हुए चिल्ला रहा था। आर्यन और ऐश्वर्या ने बाहर देखा। वे दोनों जानना चाहते थे कि वहां शशांक के साथ क्या हो रहा है। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि दादाजी सोमेश शशांक को छड़ी से पीट रहे थे। जमीन पर शशांक दर्द से कराह रहा था और सोमेश से माफी मांग रहा था। ये दृश्य देखकर आर्यन थोड़ा खुश हुआ। शशांक, तुम्हारी सजा के तौर पर अब से मैं तुम्हारी सारी सुख सुविधाएं वापस लेता हूं। सोमेश का इरादा शशांक की सभी सुविधाओं को बंद करने का था। शायद इस तरह वो सुधर जाए। चूंकि दादाजी सोमेश अब ठीक हो चुके थे, वे फिर से पारिवारिक व्यवसाय की बागडोर अपने हाथों में लेने वाले थे। पिताजी, कृपया मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं कठिनाई भरा जीवन नहीं जीना चाहता। शशांक ने गिड़गिड़ाते हुए विनती की कि उसकी सुविधाएं न छीनी जाएं। ये तुम्हारी सजा है। मुझे उम्मीद है कि तुम बदलोगे और अब पैसों पर निर्भर नहीं रहोगे। इतना कहकर सोमेश घर के अंदर चले गए। शशांक ने आर्यन की ओर गुस्से भरी नजरों से देखा। उसकी सारी सुख सुविधाएं उसके पिता द्वारा छीनी जा रही थीं और उसे लगा कि इस परिवार में आर्यन के आने के कारण ही ये सब हुआ है। सुभद्रा यानी ईयान अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो जल्दी से पहले की तरह एक अच्छा इंसान बन जाए। आर्यन ने शशांक की परवाह नहीं की और सोमेश के पीछे घर के अंदर चला गया। ऐश्वर्या सबसे पहले वहां से चली गई। उसे अपने काम पूरे करने के लिए दफ्तर लौटना था। आर्यन ने दादाजी सोमेश से रात होने तक बात की और चूंकि रात हो चुकी थी, आर्यन ने भी घर जाने का फैसला किया। उसने सोमेश से विदा ली। सोमेश समझ गए और उन्होंने उसे जाने से नहीं रोका। आर्यन दादाजी सोमेश के आवाज से निकला और तेजी से उड़कर अपने विला की ओर वापस चला गया। आखिरकार विला लौटने का समय आ गया था। आर्यन अपनी पत्नी माधुरी और अपनी सभी औरतों के साथ रात बिताने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। जब आर्यन ने विला में प्रवेश किया तो उसने देखा कि प्रिया, माधुरी, मीनल और नैना लिविंग रूम में बैठी आपस में बातें कर रही थीं। ये चारों पत्नियां इस समय बहुत ही आकर्षक और पारदर्शी पजामे पहने हुए थीं। प्रिया ने सादा सफ़ेद पजामा पहना था, माधुरी नीले रंग में थी, मीनल लाल रंग में और नैना ने काले रंग का बहुत ही मोहक लिबास पहना था। इन चारों महिलाओं में नैना सबसे अधिक आकर्षक लग रही थी। अपने शानदार और शालीन स्वभाव के साथ उसके पास बहुत ही लुभावनी काया थी। प्रिया एक सुंदर मासूम देवी की तरह लग रही थी, जिसे इस दुनिया की गंदगी ने छुआ तक न हो। माधुरी रात के आकाश में चंद्रमा की तरह सुंदर दिख रही थी, जिसे देखते हुए कभी बोरियत नहीं हो सकती थी। और मीनल के लिए वो एक ऐसी सुंदर महिला थी जो किसी की भी आत्मा को बांध सकती थी। इन चारों सुंदर पत्नियों का रूप किसी को भी उत्तेजित कर सकता था और केवल आर्यन ही इनके इस रूप का आनंद ले सकता था। पत्नियों, मैं घर आ गया हूं। आर्यन ने सभी सुंदर महिलाओं का अभिवादन किया। स्वागत है। चारों महिलाओं ने एक साथ आर्यन का स्वागत किया। आर्यन तुरंत अपनी सुंदर पत्नियों के पास पहुंच गया। पति, आप कहाँ थे? प्रिया ने आर्यन से पूछा। मैं बस अपने दादाजी के मित्र से मिलने गया था, आर्यन ने उन्हें समझाया। नैना, क्या तुम्हें कोई खेती तकनीक मिली जो तुम्हारे लिए उपयुक्त हो? आर्यन जानना चाहता था। नैना ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे एक तकनीक मिली है जिसे अमर देवी पुष्प यानी अटर्नल गॉडेस फ्लावर कहा जाता है। उसे ये तकनीक काफी पसंद आई थी। अमर देवी पुष्प, आर्यन बुदबुदाया। नाम से ही पता चलता था कि ये फूलों से संबंधित है। नैना, क्यों ना तुम मुझे ये तकनीक दिखाओ? आर्यन देखना चाहता था कि उसने इसे कितना सीखा है। ठीक है, अगर पति जिद करते हैं तो मुझे इसे दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। नैना सोफे से उठी और अपनी तकनीक दिखाने लगी।
नैना के शरीर के चारों ओर फूलों की कई पंखुड़ियां दिखाई देने लगीं। ये लाल पंखुड़ियां दुश्मन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थीं। अभी एक पंखुड़ी की शक्ति एक चाकू के बराबर थी। वो इन पंखुड़ियों को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकती थी। यदि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती तो ये साधारण फूलों जैसी होती, लेकिन अगर वो चाहे तो ये बहुत नुकीली और खतरनाक बन सकती थीं। ऐसा लगता है कि ये तकनीक तुम्हारे शानदार और शालीन स्वभाव से मेल खाती है। आर्यन ने नैना की प्रशंसा की। प्रशंसा सुनकर नैना थोड़ी शर्मा गई और तकनीक रोकते ही उसके शरीर के पास के फूल भी गायब हो गए। माधुरी, तुम मकरंद की कंपनी से कैसे निपटोगी? क्या तुम्हारी अपनी कोई योजना है या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? आर्यन ने पूछा। पति, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं उनकी कंपनी को दिवालिया कर दूंगी, उसके बाद मैं उनकी कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश करूंगी और उन दोनों को सड़क पर ले आऊंगी। ये अच्छा है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं मदद के लिए तैयार हूं, आर्यन ने कहा। माधुरी ने सहमति में सिर हिलाया। अहमम, पत्नी माधुरी, फिर उस वादे का क्या जो तुमने दोपहर में किया था? आर्यन ने वो वादा याद दिलाया। ये सुनते ही माधुरी का चेहरा लाल हो गया। कैसा वादा? मुझे याद नहीं। बेशक उसे याद था, लेकिन वो अपनी सभी बहनों के सामने इसे स्वीकार करने में शर्मा रही थी। आर्यन ने माधुरी को अपनी बाहों में भर लिया। लगता है माधुरी भूल गई है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। आर्यन के हाथ माधुरी के शरीर के साथ खेलने लगे। आह! माधुरी आर्यन के स्पर्श से कराह उठी। आर्यन ने माधुरी के चेरी जैसे होठों को पैशन के साथ चूमना शुरू कर दिया। वे दोनों लगभग भूल गए कि वहां 3 और महिलाएं उन्हें देख रही थीं। प्रिया, मीनल और नैना, ये सब देखकर उनके चेहरे भी लाल हो गए। यहां तक कि मीनल, जो बाहर से शांत दिख रही थी, वो भी शर्माने लगी थी। इन दोनों को इस तरह खेलते देख बाकी तीनों को भी अपने शरीर में असहजता महसूस होने लगी। प्रिया सबसे पहले उठी और आर्यन के पीछे गई। वो भी उसके साथ खेलना चाहती थी। उसने पीछे से आर्यन को गले लगाया और अपनी छाती को उसकी पीठ पर रगड़ने लगी। नैना भी पीछे नहीं रहना चाहती थी। वो आर्यन के नीचे झुक गई और उसके उस अंग को सहलाने लगी जो अब काफी बढ़ गया था। मीनल ने खुद को अकेला महसूस किया। सबसे बड़ी महिला होने के नाते वो अपनी तीनों छोटी बहनों से हारना नहीं चाहती थी। वो भी नैना के पास बैठ गई और आर्यन को सुख देने में शामिल हो गई। अध्याय 180। रात अभी बहुत लंबी है। 1। आर्यन ने माधुरी के साथ चुंबन समाप्त किया। उसने प्रिया के शरीर को पीछे से अपनी खाली दाईं ओर खींचा। प्रिया को आर्यन के दाईं ओर खींचा गया। आर्यन ने प्रिया की कोमल गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। पति, यहाँ गुदगुदी हो रही है। प्रिया को बहुत गुदगुदी महसूस हुई जब आर्यन की जीभ उसकी गर्दन के चारों ओर घूमने लगी। आर्यन का एक हाथ नीचे की ओर जाने लगा और प्रिया की कोमल गुफा के द्वार के साथ खेलने लगा। इस पजामे के नीचे प्रिया ने केवल बहुत ही पतले अंतर्वस्त्र पहने थे। ऐसा लग रहा था कि ये भी बेहतरीन रेशमी कपड़े से बना है। आर्यन ने अपनी उंगलियां प्रिया की शहद की गुफा में डालनी शुरू की। आर्यन का हाथ प्रिया की शहद की गुफा को कुरेदने लगा। पति, नहीं! प्रिया कराह उठी। उसका शरीर उस आनंद को महसूस करने लगा जिसे आर्यन की उंगलियां नियंत्रित कर रही थीं। बाईं ओर माधुरी ने अपना पजामा ऊपर की ओर खिसकाया। माधुरी ने फिर आर्यन के सिर को गले लगाया और अपने 2 बड़े वक्षों को आर्यन के चेहरे पर दबा दिया। आर्यन का चेहरा अब माधुरी की नर्म और बड़ी चीजों में दब गया था। आर्यन ने प्रिया को चूमना बंद कर दिया। उसने देखा कि माधुरी के गुलाबी चेरी जैसे शिखर उसकी आंखों के सामने प्रस्तुत थे। आर्यन ने खुशी खुशी माधुरी के चेरी शिखर को चूसना शुरू किया, जबकि आर्यन का दूसरा हाथ अभी भी प्रिया के निचले शरीर के साथ खेल रहा था। पति, और जोर से चूसो! माधुरी धीरे से कराह उठी। माधुरी वास्तव में उस मीठे एहसास का आनंद ले रही थी जब आर्यन उसकी चेरी को चूस रहा था। आर्यन ने माधुरी की चेरी को चूसना जारी रखा, जबकि वो प्रिया के निचले शरीर के साथ खेल रहा था। नीचे की ओर नैना ने आर्यन की बेल्ट और पैंट खोलना शुरू किया। जैसे ही आर्यन के अंतर्वस्त्र हटाए गए, आर्यन की वो बड़ी चीज तुरंत नैना और मीनल की आंखों के सामने उछल पड़ी। नैना और मीनल के चेहरे सेब की तरह बहुत लाल हो गए थे। नैना ने अपनी हथेलियों से आर्यन के उस बड़े मांसल अंग को छुआ। नैना को अभी एहसास हुआ कि ये चीज़ कल रात की तुलना में बहुत बड़ी थी, क्योंकि कल रात थोड़ा अंधेरा था। नैना को ये चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिखी थी। ये चीज़ काफ़ी डरावनी तरह से फड़क रही थी। नैना को विश्वास नहीं हो रहा था कि कल रात इस आकार की कोई चीज़ उसके शरीर में प्रवेश कर सकती थी, और तो और उस चीज़ के साथ आर्यन ने उसके शरीर को इस तरह झकझोरा कि नैना को 7वें आसमान पर उड़ने जैसा एहसास हुआ। नैना अपना चेहरा करीब लाई। उसने इस बड़ी चीज़ को चाटना शुरू किया।
नैना ऐसी लग रही थी जैसे वो बहुत बड़े आकार का पॉप्सिकल खा रही हो। नैना के चाटने का कौशल वास्तव में असाधारण था। आह! आर्यन कराह उठा। उसने महसूस किया कि उसका निचला हिस्सा चाटा जा रहा है। जब उसने नीचे देखा तो नैना जुनून के साथ उसके अंग को चाट रही थी। नैना के चेहरे के भाव वास्तव में कामुक थे। वो उत्सुकता से आर्यन के अंग को चाट रही थी, जैसे कि ये दुनिया की सबसे अच्छी कैंडी हो। मीनल, जो नैना की दाईं ओर थी, नैना की इस हरकत से दंग रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि ये महिला, जो इतनी शानदार और शालीन दिखती है, वो पुरुष के अंगों को इतने जुनून से चाटना चाहेगी। वास्तव में आर्यन ने मीनल से भी नीचे सेवा करने के लिए कहा था, लेकिन मीनल ने मना कर दिया था, क्योंकि वो एक प्राचीन काल की महिला थी जो संभवतः ऐसी चरम चीज़ें नहीं कर सकती थी। लेकिन नैना के हाव भाव को देखकर, जो इसे चाटने की आदी लग रही थी, मीनल का भी मन आर्यन के उस अंग को आजमाने का किया। मीनल आर्यन के अंग के और करीब आई। वो वही करने लगी जो नैना कर रही थी। मीनल ने अपनी जीभ बाहर निकाली और आर्यन को चाटना शुरू किया। कुछ बार चाटने के बाद मीनल को भी आर्यन की इस चीज़ की लत लगने लगी। ये उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। आर्यन वास्तव में इन 4 सुंदर महिलाओं की उत्तेजना को सह नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर उसकी 4 पत्नियों द्वारा एकाधिकार में ले लिया गया था। ऊपर प्रिया और माधुरी बारी बारी से आर्यन को चूम रही थीं। यहाँ तक कि कभी-कभी प्रिया और माधुरी आर्यन को चूमने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगी। पति, कृपया मुझे और चूमो। मुझे भी, कृपया मेरे शरीर के साथ अपने दिल की इच्छा तक खेलो। माधुरी भी आर्यन से सुखद चीज़ों का आनंद लेना चाहती थी। जबकि नीचे की ओर नैना मीनल के साथ कानाफूसी कर रही थी। मीनल नैना से थोड़ा सीखना चाहती थी कि आर्यन को कैसे खुश करना है। नैना ने मीनल को सब कुछ बताया जो वो जानती थी। उसने भी ये एक बार किया था, इसलिए उसकी क्षमता अभी शुरुआती थी। मीनल ने सिर हिलाया। वो वही करने लगी जो नैना ने अभी कहा था। मीनल ने अपना मुंह खोला। उसने आर्यन के बड़े मांसल अंग को अपने मुंह में ले लिया। आर्यन कराह उठा। जैसे ही उसका अंग उस नम, मुलायम और गर्म सुरंग में समाया, आर्यन ने नीचे देखा। इस समय उसका आधा अंग मीनल के मुंह के अंदर था। मीनल ने महसूस किया कि उसका गला आर्यन के अंग से भर गया था, यहाँ तक कि उसकी सांस फूलने लगी, क्योंकि इसने उसके पूरे गले को भर दिया था। मीनल ने हार नहीं मानी। उसने अपने सिर को ऊपर नीचे करना शुरू किया। मीनल के दांतों से आर्यन के छोटे भाई पर खरोंच लगी, जिससे थोड़ा असहज महसूस हुआ। मीनल, दांतों का उपयोग न करो। मेरी चीज को लपेटने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करो। चूंकि मीनल अभी ये नहीं कर पा रही थी, आर्यन ने इसे करने का थोड़ा बेसिक ज्ञान सिखाया। मीनल समझ गई। उसने अपने दांतों की पकड़ ढीली कर दी। अंदर उसकी जीभ आर्यन की सेवा करने लगी। जुब्बो, 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 जुब्बो। मीनल ने आर्यन के अंग को चूसना, चाटना और थूकना शुरू कर दिया। मीनल बहुत तेजी से सीख रही थी। वो जान गई थी कि आर्यन को कैसे संतुष्ट करना है और खुद को संतुष्टि दिलवानी है। असाधारण, अब आर्यन ने बेजोड़ संतुष्टि महसूस की। मीनल की उत्तेजना ने आर्यन की संतुष्टि को और बढ़ा दिया। आर्यन ने सोचा भी नहीं था कि वो देवी मीनल को उसे मौखिक सेवा देते हुए देखेगा। नैना भी चुप नहीं रही। वो आर्यन के मांसल अंग के बिल्कुल नीचे उतर गई। वो आर्यन के 2 अंडकोशों को चूसने लगी। कभी कभी नैना बहुत हल्के से काटकर आर्यन को चिढ़ाती। नैना की टेक्निक बहुत कोमल थी। आर्यन ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं आजमाया था। पिछली बार इन 2 अंडकोशों को प्रिया ने बहुत जोर से काट लिया था। ऐसा लग रहा था कि आर्यन को प्रिया से नैना की टेक्निक सीखने के लिए कहना होगा। 20 मिनट तक इस तरह खेलने के बाद आर्यन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने मीनल का सिर पकड़ लिया ताकि वो भाग न सके। अर्र, ब्यूर, 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 ब्यूर। आर्यन दहाड़ा और मीनल के मुंह की गहराई में बहुत सारा गर्म लावा छोड़ दिया। मीनल बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसका मुंह सूज गया, क्योंकि वो आर्यन द्वारा छोड़े गए सफ़ेद मैग्मा से भर गया था। गलप, 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 गलप। मीनल धीरे धीरे उस बहुत गाढ़े तरल को निगलने लगी जो अभी अभी आर्यन ने छोड़ा था। मीनल को उम्मीद नहीं थी कि इस चीज़ का स्वाद इतना अच्छा होगा। इसमें बहुत सारी शक्ति भी थी जो किसी की गहरी ऊर्जा को बहाल कर सकती थी। आर्यन ने सब कुछ मीनल के मुंह में ही नहीं छोड़ा। उसने अपना अंग बाहर निकाला और उसे नैना के मुंह में डाल दिया। ब्यूर, 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 ब्यूर। क्योंकि नैना ने भी उसे आराम पहुंचाने में योगदान दिया था, आर्यन को अपनी शक्ति नैना के साथ भी साझा करनी थी। नैना ने तुरंत उस तरल को नहीं निगला। पहले उसने अपने मुंह में मौजूद उस सफ़ेद तरल को आर्यन को दिखाया।
अध्याय 181। रात अभी बहुत लंबी है। 2। आर्यन को अंदाजा नहीं था कि नैना इतनी बहादुर थी। आर्यन को दिखाने के बाद नैना ने एक ही घूंट में सब कुछ निगल लिया। आर्यन का सारा तरल नैना के मुंह के अंदर चला गया। नैना की प्रतिक्रिया मीनल से अलग थी। नैना ने महसूस किया कि आर्यन की उस चीज का स्वाद बहुत अच्छा था। ये उसके द्वारा खाए गए किसी भी दिव्य फल से भी अधिक स्वादिष्ट था। मीनल, तुम्हारे होठों पर अभी भी कुछ अवशेष बाकी हैं। नैना ने मीनल के गुलाबी होठों के पास लगी सफेद चीज की ओर इशारा किया। मीनल ने अपनी जीभ का उपयोग करके उस सफेद चीज को चखा और निगल लिया। ये दृश्य बहुत ही कामुक था। तुम इसे मेरे साथ क्यों नहीं साझा करती? प्रिया भी आर्यन की शक्ति यांगची चाहती थीं। बहन प्रिया, अब तक आप जानती थीं कि इस चीज का स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन आपने हमें कभी नहीं बताया। आप इस चीज पर अकेले कब्जा करना चाहती थीं। मीनल ने प्रिया की ओर देखकर कुटिल मुस्कान दी। मैंने तुमसे कभी कुछ छिपाया नहीं। क्या तुम ही वो नहीं थीं जो पति के साथ ये सब नहीं करना चाहती थीं? प्रिया ने अपना बचाव करने की कोशिश की। मीनल इसका कोई जवाब नहीं दे सकी। ये सच था कि उसने शुरू में मना कर दिया था। अगर उसे पता होता कि ये उसके और उसके पति के लिए इतना सुखद और अच्छा है, तो उसने खुद इसे करने की पहल की होती। नैना इस बहस में शामिल नहीं हुई। उसने आर्यन के अंग पर लगे बाकी तरल को साफ करने में मदद करना बेहतर समझा। देखते ही देखते आर्यन का अंग फिर से साफ हो गया। तुम दोनों शांत हो जाओ, रात अभी बहुत लंबी है। चलो इसका साथ में आनंद लेते हैं। आर्यन ने अपनी सभी पत्नियों को शांत करने की कोशिश की। चलो जगह बदलते हैं। उसके बाद आर्यन, प्रिया, माधुरी, मीनल और नैना कणों में बदलकर लिविंग रूम से गायब हो गए। वे परिद्वार के अंदर उपलब्ध दोहरी साधना कक्ष में पहुंचे, जहां वे जो चाहे कर सकते थे। चलो शुरू करते हैं। आर्यन ने सभी महिलाओं के पजामे और अंतर्वस्त्र उतार दिए। अब चारों सुंदर महिलाएं पूरी तरह से निर्वस्त्र थीं। उनके शरीर पर एक धागा भी नहीं था। प्रिया, माधुरी, मीनल और नैना की अपनी अपनी विशेषताएं थीं। वे सभी परियों की दुनिया की अप्सराओं की तरह बहुत सुंदर लग रही थीं। आर्यन भी अपने कपड़े उतारना चाहता था। पति, मुझे मदद करने दीजिए। मीनल ने आर्यन के कपड़े उतारने में मदद की। कपड़े उतरने के बाद आर्यन प्रिया के पास गया। आर्यन ने प्रिया के नग्न शरीर को गहरी सांसों के साथ देखा। ये शरीर बहुत सुंदर था। पहले आर्यन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतने सुंदर शरीर का आनंद ले पाएगा। आर्यन ने प्रिया के शरीर की त्वचा के हर इंच को सहलाना शुरू किया। प्रिया, तुम बहुत सुंदर हो। आर्यन ने उसके कान में फुसफुसाया। प्रिया का शरीर केंचुए की तरह छटपटाने लगा। आर्यन के स्पर्श ने उसके शरीर को उत्तेजित कर दिया था। वो तुरंत आर्यन की उस चीज की महिमा महसूस करना चाहती थी। आर्यन ने प्रिया की दोनों टांगों को एम आकार में फैलाया। उसने प्रिया के गुलाबी शहद की गुफा के होठों को देखा। इससे आर्यन और उत्तेजित हो गया। उसने अपना चेहरा करीब लाया और प्रिया की गुफा को चूसना शुरू किया। आह पति, इसे मत चूसो। आह! प्रिया का शरीर पूरे शरीर में फैल रहे आनंद के कारण कांप उठा। आर्यन की तकनीक वास्तव में महान थी। कुछ ही सेकंड में प्रिया चरम सीमा पर पहुंच गई। प्रिया, जो अभी अभी संतुष्ट हुई थीं, अभी भी बहुत संवेदनशील थीं। आर्यन बिल्कुल नहीं रुका। वो प्रिया की गुफा को चाटता रहा। आर्यन के द्वारा दिए गए आनंद ने प्रिया को कमजोर कर दिया था। पति, अब मुझे और मुझ चिढ़ाओ। मुझे तुम्हारी वो चीज चाहिए। प्रिया अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पति, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है। इसे साफ साफ कहो। अगर तुम साफ नहीं कहोगी तो मैं तुम्हारी इच्छा कैसे समझूंगा। आर्यन ने अपना अंग प्रिया की गुफा के बाहर रगड़ा। प्रिया समझ गई कि आर्यन उन्हें चिढ़ा रहा है। नफरत है आपसे पति। अपने उस बड़े अंग का उपयोग करके मुझे सुखा दो। प्रिया ने बहुत ही नखरीली आवाज में कहा। ठीक है, ये तुम्हारे लिए है। आर्यन ने अपना बड़ा मांसल अंग प्रिया की शहद की गुफा में डाल दिया। आर्यन का अंग एक झटके से उसके अंदर समा गया।
प्रिया का शरीर लगभग टूट ही गया, क्योंकि आर्यन की वो चीज उसके काफी गहराई तक चली गई थी। ये पहली बार था जब आर्यन ने प्रिया के शरीर में इतनी गहराई तक प्रवेश किया था। प्रिया के शरीर के केंद्र में यह अद्भुत महसूस हो रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि इस समय प्रिया की गुफा उसके अंग को बहुत मजबूती से जकड़ रही थी। बहुत टाइट है। आर्यन आगे पीछे होने लगा। पति, धीरे, आप मुझे मार डालेंगे। प्रिया ने आर्यन से थोड़ा धीरे होने को कहा। वो अभी आर्यन के इतने गहरे प्रवेश की अभ्यस्त नहीं थी। हर बार जब आर्यन का अंग प्रिया के अंतरतम हिस्से से टकराता, उसका शरीर आनंद से फड़क उठता, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। प्रिया के सपाट पेट पर एक उभार दिखाई दे रहा था, जो आर्यन के अंग की गहराई को दर्शा रहा था। पति, इसे रोको मत, हर चीज का आनंद लो। आर्यन ने बहुत तेज गति से पंख करना शुरू किया। आह, पति, मेरा शरीर टूट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगी। ये आनंद प्रिया के लिए एक नई दुनिया थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन के द्वारा दिया गया सुख इतना असाधारण होता जा रहा है। अब तक आर्यन हमेशा अपनी औरतों के साथ खुद को रोक कर रखता था, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से आनंद लेना चाहता था। आमतौर पर आर्यन केवल आधा ही प्रवेश करता था, लेकिन इस बार लगभग 4/5 हिस्सा प्रिया के अंदर था। प्रिया को पता नहीं चला कि वो कितनी बार चरम सीमा पर पहुंची। उसके चेहरे पर आर्यन की औरत होने की संतुष्टि साफ दिख रही थी। वो इतनी थक गई कि अनजाने में ही सो गई। ये देखकर कि प्रिया अब और साथ नहीं दे सकती, आर्यन ने अपना अंग बाहर निकाल लिया। माधुरी, मीनल और नैना ने ये सब हैरान आंखों से देखा। ये पहली बार था जब उन्होंने प्रिया को केवल 5 मिनट में हारते हुए देखा था। हालांकि वो मीनल जितनी शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी प्रिया आमतौर पर कई घंटों तक टिक सकती थी, लेकिन इस बार केवल 5 मिनट में ढेर हो गई। आर्यन ने माधुरी को अपनी ओर खींचा। माधुरी प्रिय, अब तुम्हारी बारी है। आर्यन ने पहले माधुरी के दोनों चेरी को चूसना शुरू किया। या! माधुरी बहुत नखरीली ढंग से चिल्लाई। आर्यन जानता था कि माधुरी का संवेदनशील हिस्सा उसके वक्ष के ये 2 शिखर हैं। हर बार जब वो इनके साथ खेलता, माधुरी खुद को रोक नहीं पाती। आर्यन ने माधुरी के चेरी को काटना और चूसना शुरू किया। पति, ये अद्भुत है। माधुरी खुश थी। जब तैयारी पूरी हो गई तो आर्यन ने माधुरी को घुटनों के बल बैठने को कहा और अपने हाथ उसके नितंबों पर रखे। आर्यन का अंग माधुरी की उस गुफा की ओर बढ़ने लगा, जो पहले से ही गीली थी। पति, क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने माधुरी से पूछा, जिसका चेहरा इस समय तकिए में धंसा हुआ था। माधुरी अपनी स्थिति को लेकर शर्मा रही थी। उसे लगा कि प्यार करने का ये तरीका थोड़ा शर्मनाक है। डॉगी स्टाइल। अध्याय 182। रात अभी बहुत लंबी है। 3। आर्यन ने तुरंत अपना अंग माधुरी की शहद की गुफा में नहीं डाला। वो पहले माधुरी के मुंह से ये सुनना चाहता था कि वो उसे अंदर डालने के लिए कहे। आर्यन ने अपनी बड़ी चीज को माधुरी की गुफा के चारों ओर रगड़ा। माधुरी को बहुत तेज उत्तेजना महसूस हो रही थी। वो बहुत असहज महसूस कर रही थी। पति, जल्दी से इसे अंदर डालिए। माधुरी ने आर्यन के अंग को पकड़ा और उसे अपनी शहद की गुफा की ओर निर्देशित किया। छेद करने के लिए प्रवेश द्वार मिलते ही आर्यन ने तुरंत अपना अंग माधुरी की गुफा में उतार दिया। ऊह 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 ऊह! माधुरी ने एक बहुत ही भरा हुआ एहसास महसूस किया। आर्यन की चीज माधुरी के सबसे गहरे पुष्प मार्ग में प्रवेश कर गई थी। माधुरी को महसूस होने लगा कि आर्यन के अंग के बहुत बड़े होने के कारण उसके पुष्प का केंद्र टूट गया है। माधुरी को अभ्यस्त होने का इंतजार किए बिना आर्यन ने तुरंत पिस्टन की तरह ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। आह 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 आह! माधुरी ने आर्यन के आक्रमण का विरोध करने के लिए तकिए को दांतों से काट लिया, जो बहुत शक्तिशाली था। उसका शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो बहुत ही ऊबड़-खाबड़ समुद्र में हो। भले ही इसमें थोड़ा दर्द था, लेकिन उसका शरीर आर्यन के उस बड़े अंग से मिलने वाले आनंद का लुत्फ उठा रहा था। पति, आपका ये बड़ा अंग बहुत शक्तिशाली है। माधुरी इससे नष्ट हो सकती है। माधुरी पागलों की तरह चिल्लाई। उसे लगा कि उसका दिमाग पहले से ही बहुत अस्त-व्यस्त हो चुका है। इस समय माधुरी के मन में जो कुछ था वो केवल इस आनंद का उपभोग करना था। क्या तुम्हें मेरी ये बड़ी चीज पसंद नहीं है? आर्यन ने पूछा कि क्या माधुरी को उसका बड़ा अंग पसंद आया या नहीं। बेशक, मुझे ये बहुत पसंद है। आह, आपकी ये चीज बहुत बड़ी है, ये मुझे बहुत सुख दे रही है। माधुरी ने उस आनंद को व्यक्त किया जो उसका शरीर और मन प्राप्त कर रहे थे। अब जब माधुरी जान गई थी कि आर्यन के अंग कितने शक्तिशाली थे, तो प्रिया का संतुष्ट चेहरा बनाना जायज था। स्पष्ट रूप से ये आनंद असाधारण था। माधुरी एक वेश्या की तरह चिल्ला रही थी।
वो बिजनेस क्वीन जो आमतौर पर बड़े अधिकार के साथ काम करती थी, आज रात आर्यन के शरीर के नीचे कराह रही थी। पति, मैं चरम पर पहुंच गई। आह! माधुरी आसानी से शिखर पर पहुंच गई। आर्यन बिल्कुल नहीं रुका, इसके बजाय उसने पंप करने की गति तेज कर दी। अभी उसे माधुरी को एक ऐसा आनंद याद दिलाना था जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगी। 10 मिनट बाद माधुरी होश खो देती है और बेहोश हो जाती है। उसकी सोती हुई शक्ल बहुत खुश दिख रही थी। अब तक आर्यन अभी फारिग नहीं हुआ था। उसका बड़ा मांसल अंग अभी भी पहले की तरह सख्त था। अब तुम्हारी बारी है। आर्यन ने मीनल और नैना को एक साथ गले लगाया। मीनल और नैना इस समय आर्यन की बाहों में थीं। आर्यन ने बारी बारी से मीनल और नैना के होठों को चूमा। मीनल और नैना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठा सकती थीं। चूमने से संतुष्ट न होकर आर्यन मीनल और नैना के उन 2 पर्वत शिखरों के साथ खेलने लगा। मीनल के वक्ष नैना की तुलना में थोड़े छोटे थे। मीनल का आकार ई कप था, जबकि नैना का एफ कप। मीनल के वक्ष अधिक लचीले थे, जबकि नैना के बहुत नर्म और चिकने महसूस होते थे। नैना और मीनल दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं। नैना और मीनल के उन 2 पर्वत शिखरों के बारे में सोचकर आर्यन को एक विचार आया। पत्नियों, क्या तुम दोनों मेरी एक चीज में मदद कर सकती हो? आर्यन ने मीनल और नैना के कान में फुसफुसाया। वो चाहता था कि वो दोनों उसके लिए कुछ करें। मीनल और नैना ने एक दूसरे की ओर देखा और आर्यन के अनुरोध पर सहमति में सिर हिलाया। आर्यन ये जानकर बहुत खुश हुआ कि ये दोनों महिलाएं वो करना चाहती थीं जो वो चाहता था। आर्यन तुरंत अपनी पीठ के बल लेट गया। मीनल और नैना आर्यन के बाएं और दाएं ओर थीं। वे दोनों आर्यन की जांघों के नीचे घुटनों के बल बैठ गईं। मीनल और नैना ने अपने पर्वत शिखरों को करीब लाया और आर्यन के अंग को उनके बीच लपेटना शुरू किया। यस! आर्यन ने महसूस किया कि वो 2 बहुत ही नर्म चीज़ों से घिरा हुआ है। ये एहसास उसके लिए काफ़ी आरामदायक था। मीनल और नैना ने देखा कि आर्यन इसका कितना आनंद ले रहा था। उन दोनों ने उत्साहपूर्वक अपने नर्म वक्षों का उपयोग करके आर्यन के अंग को हिलाना शुरू कर दिया। बीच बीच में मीनल और नैना की चेरी जैसी निप्पल एक दूसरे से रगड़ खाते, जिससे दोनों के शरीर उत्तेजित हो जाते। चूंकि आर्यन का अंग बहुत बड़ा था, मीनल और नैना उसे पूरी तरह से ढक नहीं पा रही थीं। आर्यन का अंग उस दरार से बाहर निकल रहा था। इस अंग को देखकर मीनल इसे एक बार फिर से खाना चाहती थी। उसे इस अंग से निकलने वाले लावा की लत लग गई थी। स्लर्प, स्लर्प, स्लर्प! मीनल ने आर्यन के अंग को बहुत जोर से चूसा। नैना ने भी आर्यन के शाफ्ट को चाटना शुरू कर दिया। वो और मीनल बारी बारी से अपने मुंह से आर्यन की सेवा कर रही थीं। आर्यन ने देखा कि दोनों महिलाएं कितनी जुनूनी थीं। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने मीनल और नैना के ऊपरी शरीर पर सफ़ेद मैग्मा फिचकार दिया। मीनल और नैना इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थीं। उन्हें बस इतना पता था कि उनका पूरा चेहरा उस सफ़ेद और गर्म चीज़ से ढका हुआ था जिसे आर्यन ने अभी अभी छोड़ा था। शक्ति को बर्बाद न करने के लिए उन दोनों ने एक दूसरे को चाटना शुरू कर दिया। आर्यन ने देखा कि कैसे मीनल एक कामुक स्त्री बन गई थी। जब वो पहली बार मिली थी तो मीनल एक प्राचीन परंपरावादी महिला थी। उसने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में वो इतनी बहादुर महिला बन जाएगी। ऐसा लगता था कि प्रिया, माधुरी और नैना के साथ रहने के बाद मीनल के सोचने के तरीके बदलने लगे थे। सब कुछ साफ होने के बाद उन्होंने आर्यन की ओर कामुक नज़रों से देखा। पति, हम चाहते हैं। मीनल और नैना दोनों चाहती थीं कि आर्यन उनके छोटे छेदों में प्रवेश करे। आर्यन ने इन दोनों महिलाओं को एक के ऊपर एक रखा। नीचे मीनल थी और ऊपर नैना। उन दोनों की शहद की गुफाएं एक दूसरे के ऊपर थीं। दोनों का रंग लाल और विशेषताएं अलग थीं। चूंकि दोनों ही पहले से ही काफी गीली थीं, आर्यन आसानी से अंदर जा सकता था। आर्यन के उस बड़े अंग का आनंद लेने वाली पहली महिला मीनल थी। जब आर्यन का अंग अंदर गया तो मीनल का शरीर धनुष की तरह मुड़ गया। आर्यन अपना सब कुछ मीनल के शरीर में डाल सकता था। मीनल की गुफा इतनी गहरी थी कि वो आर्यन के पूरे अंग को निगल सकती थी। आर्यन एक अंतिम छोर से टकराया। वो अपनी चीज को मीनल की गुफा में और अंदर नहीं डाल सका। उसकी गहराई शायद मीनल की लंबी कदकाठी के कारण थी। आर्यन ने मीनल के शरीर के अंदर पंप करना शुरू किया। मीनल लगातार कराहती रही। आर्यन के बड़े मांसल अंग का आनंद लेती रही। आह पति, मैं चरम पर पहुंच गई। 2 मिनट बाद मीनल फारिग हो गई। आर्यन ने तुरंत अपना अंग बाहर निकाला और उसे नैना की गुफा में डाल दिया। आर्यन का अंग अंदर जाते ही नैना ने दर्द सहने के लिए अपने दांत भींच लिए। नैना को अंदाजा नहीं था कि आर्यन का अंग एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया था जिसे पहले कभी नहीं छुआ गया था। ये कल रात से बहुत अलग था। कल रात आर्यन का अंग केवल आधा ही अंदर गया था, लेकिन इस बार लगभग पूरा अंग उसकी गुफा में समा गया था। थोड़ी देर बाद दर्द गायब होने लगा और उसकी जगह बेजोड़ आनंद ने ले ली। आह पति, आप बहुत महान हैं। मैं हमेशा आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। नैना कभी आर्यन को नहीं छोड़ सकती थी। वो हमेशा उसके प्रति वफादार रहेगी। उसका हृदय, शरीर और मन आर्यन के अधीन हो चुका था।
नैना के शिखर पर पहुंचने के बाद आर्यन ने फिर से मीनल में प्रवेश किया। आर्यन ऐसा तब तक करता रहा जब तक कि दोनों महिलाएं बेहोश नहीं हो गईं। प्रिया और माधुरी मीनल और नैना द्वारा की गई तेज आवाजों से जाग गईं। प्रिया और माधुरी को जागते देख आर्यन तेजी से उन दोनों के पास पहुंचा ताकि फिर से संभोग कर सके। आर्यन अपना सारा सत्व अपनी पत्नियों की गुफाओं में डालना चाहता था। इन 4 लोगों के लिए आज रात नींद हराम होने वाली थी। परिद्वार के रात के आकाश में एक महिला अपने पंखों के साथ उड़ रही थी। ये अवनी थी। अवनी ने उस दोहरी साधना कक्ष की ओर देखा जहां आर्यन था। चूंकि आर्यन और अवनी जुड़े हुए थे, अवनी देख सकती थी कि कैसे आर्यन प्रिया, माधुरी, मीनल और नैना के साथ मजे कर रहा था। वे सभी आर्यन के साथ साधना सत्र का वास्तव में आनंद ले रहे थे। मास्टर, मुझे आशा है कि आप जल्द ही शक्तिशाली बन जाएंगे। मैं आपके साथ मजे करने के लिए बहुत बेताब हूं। अवनी खिलखिलाई और फिर रात के आकाश से ओझल हो गई। अध्याय 183 सेवेंथ स्वॉर्ड संप्रदाय के शिष्य। इस समय एक ऊंची इमारत की छत पर 2 व्यक्ति खड़े थे जिन्होंने प्राचीन भारतीय शैली के वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी पीठ पर तलवारें लटकी हुई थीं। उनमें से एक ने अपनी पीठ पर 3 तलवारें धारण की हुई थीं, जबकि दूसरे ने अपनी पीठ पर 2 तलवारें बांधी थीं। शौकिरण, तो क्या ये वही स्थान है जहां तुम नश्वर दुनिया में रहते थे? 3 तलवारों वाले व्यक्ति ने शौकिरण से पूछा। उस व्यक्ति का नाम विजय था। विजय भाई, ये मेरा परिवार है। 20 साल पहले भले ही मैंने एक साधक के मार्ग में प्रवेश कर लिया था, फिर भी मैं उन्हें भूल नहीं पाया हूं, शौकिरण ने विजय से कहा। इन दोनों व्यक्तियों के नाम शौकिरण और विजय थे। शौकिरण वर्तमान में अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के पहले चरण में था, जबकि विजय अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के शिखर चरण में था। वे दोनों 7 स्वॉर्ड संप्रदाय के शिष्य थे। साधना में तुम्हारी गति सराहनीय है, पर ऐसा लगता है कि तुम अभी भी नश्वर दुनिया के मोह को छोड़ नहीं पाए हो। शौकिरण, यदि तुम एक महान साधक बनना चाहते हो तो तुम्हें इस नश्वर दुनिया को भूलकर केवल साधकों की दुनिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विजय, जो कि वरिष्ठ था, उसने शौकिरण को नश्वर जीवन भुला देने की सलाह दी। एक साधक के रूप में वे सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, जबकि साधारण नश्वर मनुष्यों का जीवन बहुत छोटा होता है। इसलिए नश्वर लोगों के साथ संबंध रखने का कोई अर्थ नहीं है, भले ही वो अपना परिवार ही क्यों ना हो। जी, मैं जानता हूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। खून के रिश्ते किसी भी चीज से ज्यादा गहरे होते हैं। शौकिरण ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो विजय की बात पूरी तरह नहीं मान सकता। मैं समझता हूं, हमारे पास नश्वर दुनिया में रहने के लिए केवल कुछ ही दिन हैं। यदि मास्टर वापस आए और हमने उन्हें वहां नहीं पाया तो वे हमें बिना अनुमति संप्रदाय छोड़ने की सजा देंगे। भाई विजय, आखिर मास्टर गए कहाँ हैं? मुझे बस इतना पता है कि वे कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, पर कहाँ ये नहीं पता। शौकिरण ने अपने गुरु के बारे में पूछा। मास्टर वर्तमान में 4 बड़े संप्रदायों की बैठक में गए हुए हैं। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, विजय ने बताया। मैं समझ गया। शौकिरण ने और अधिक प्रश्न नहीं पूछे क्योंकि वो जानता था कि उसे इससे अधिक विवरण नहीं मिल पाएंगे। चलो चलते हैं। शौकिरण ने विजय को शौ निवास की ओर चलने का निमंत्रण दिया। शौकिरण ने शौ निवास का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही क्षणों बाद दरवाजा खुला और सामने विराज खड़ा था। आप लोग कौन हैं? विराज की पहली प्रतिक्रिया यही थी। वो इन 2 लोगों को पीठ पर तलवारें लिए देखकर डर गया। उसे लगा कि शायद किसी ने उसे मारने के लिए भेजा है। शौकिरण को अंदाजा नहीं था कि ये युवक कौन है, लेकिन इस युवक का चेहरा उसके भाई से काफी मिलता जुलता था। क्या तुम्हारे पिता अंदर हैं? शौकिरण ने पूछा। जी हाँ, मैं उन्हें बुलाता हूँ। विराज को लगा कि ये लोग उसके पिता के परिचित हो सकते हैं। वह तुरंत अपने पिता को बुलाने चला गया। विराज थोड़ा लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसकी पीठ में अभी भी दर्द था क्योंकि आर्यन ने उसे लात मारी थी। वह कल हुए अपमान का बदला आर्यन से हर हाल में लेना चाहता था। कुछ ही देर में विराज के पिता आए, जिनका नाम लिम्बाराम था। भाई, तुम वापस आ गए। दरवाजे पर कौन है ये देखते ही लिम्बाराम ने खुशी से स्वागत किया। मेरे भाई, तुम्हें मिले हुए बहुत समय हो गया। शौकिरण ने अपने भाई को गले लगा लिया। भाई शौकिरण, पिछले 20 वर्षों में तुम बिल्कुल नहीं बदले। लिम्बाराम ये देखकर हैरान था कि शौकिरण बूढ़ा नहीं हुआ था। वो आज भी 20 साल पहले जैसा ही दिख रहा था। ऐसा हो जाता है। शौकिरण इस प्रशंसा पर हंसा। भाई शौकिरण, ये कौन है? लिम्बाराम ने विजय की ओर इशारा करते हुए पूछा। ये संप्रदाय में मेरे वरिष्ठ विजय भाई हैं। शौकिरण ने विजय के प्रति बहुत सम्मान दिखाया। नमस्ते विजय जी। अपने भाई को इतना सम्मान देखते हुए लिम्बाराम ने भी विजय का सत्कार किया। विजय ने बस सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। अंदर आइए, भोजन तैयार है। लिम्बाराम ने उन्हें घर के अंदर आमंत्रित किया। पिताजी, क्या ये चाचा जी हैं?
ये अभी भी इतने जवान कैसे हैं? विराज हैरान था। उसके चाचा की उम्र उसके पिता से ज्यादा होनी चाहिए थी। उसे लगा था कि वो कोई अधेड़ उम्र के व्यक्ति होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो साधक हैं, उन पर उम्र का असर बहुत धीरे होता है। लिम्बाराम और विराज उन्हें भोजन कक्ष में ले गए, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति कुर्सी पर बैठे थे। ये विराज के दादाजी थे, जिनका नाम सियाराम था। स्वागत है। सियाराम ने शौकिरण और विरय का स्वागत किया। पिताजी। शौकिरण ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। 20 साल बाद वो अपने पिता से मिल रहा था। तुम अभी भी पहले जैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। सियाराम ने अपने पुत्र को देखा। आइए भोजन करते हैं। सियाराम ने सभी को बैठने के लिए कहा। मेज पर बहुत सारा पकवान सजाया गया था। यहां तक कि सबसे महंगी मदिरा भी उपलब्ध थी। सियाराम ने ग्लास में मदिरा डाली और कहा, चलो जाम टकराते हैं। सबने वही किया। केवल विजय चुप रहा। वह नश्वर दुनिया की मदिरा नहीं पीना चाहता था, क्योंकि वो यहाँ की मदिरा का स्वाद जानता था, जो उसे बहुत खराब लगती थी। सियाराम ने भी उसे मजबूर नहीं किया। भोजन के दौरान लिम्बाराम और सियाराम ने शौकिरण से पिछले 20 वर्षों के अनुभवों के बारे में पूछा, और उन्होंने ये भी पूछा कि वह इतने वर्षों तक वापस क्यों नहीं आया। शौकिरण ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन कुछ बातें उसने गुप्त रखीं, क्योंकि संप्रदाय के रहस्यों को बताना वर्जित था। यदि वो ऐसा करता तो संप्रदाय उसे और उसके परिवार को मृत्युदंड दे सकता था। चाचा जी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। कैसी मदद? शौकिरण ने पूछा। मैं चाहता हूं कि आप किसी को सबक सिखाएं। कल उस व्यक्ति ने मुझे बहुत पीटा था। कौन है वो? मुझे बताओ। शौ परिवार को परेशान करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। शौकिरण अपने परिवार के अपमान की बात सुनकर क्रोधित हो गया। उसका नाम आर्यन है। ये रही उसकी तस्वीर। विराज ने आर्यन की फोटो दिखाई, जो उसने गुप्त रूप से खींचवाई थी। क्या इसी ने तुम्हें पीटा है? शौकिरण ने फोटो देखते हुए पूछा। हाँ, उसने मुझे बहुत बुरी तरह मारा है। विराज ने बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। शांत हो जाओ, मैं उसका हिसाब बराबर कर दूंगा। शौकिरण ने आर्यन को ढूंढने का मन बना लिया। विजय को इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे पता था कि शौकिरण के लिए किसी साधारण नश्वर से निपटना बहुत आसान काम है। साधकों के लिए नश्वर मनुष्य चींटियों के समान होते हैं। शौकिरण ने एक जादुई कागज निकाला, उस पर आर्यन की तस्वीर रखी और उसे एक कागजी पक्षी में बदल दिया। ये जादुई पक्षी एक आधुनिक ड्रोन की तरह काम करता था, जो शहर के कोने कोने में आर्यन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। शौकिरण को बस परिणाम का इंतजार था। अध्याय 184। आर्यन को मिली कुछ दुर्लभ वस्तुएं। आर्यन अपनी नींद से जागा। उसने चारों ओर देखा। इस समय प्रिया, माधुरी, मीनल और नैना अभी भी सो रही थीं। वे चारों कल रात की उन्मत्त दोहरी साधना, ड्यूअल कल्टीवेशन के कारण बहुत थकी हुई लग रही थीं। हे प्रिया, उठो। आर्यन ने प्रिया को जगाने की कोशिश की। पति, मुझे थोड़ी देर और सोने दीजिए, मुझे अभी भी नींद आ रही है। प्रिया नींद में ही बड़बड़ाई। वो अभी सोकर उठना नहीं चाहती थी। आर्यन ने माधुरी, मीनल और नैना को भी जगाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं उठ सकी। उन्होंने कहा कि वे बहुत थक गई हैं। आर्यन मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि कल रात वो कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गया था, इस हद तक कि प्रिया और तीनों महिलाएं पूरी तरह से पस्त हो गई थीं। प्रिया, माधुरी, मीनल और नैना से प्राप्त हुई यिन ऊर्जा की बदौलत आर्यन ने आसानी से ओवरलॉर्ड रेल्म के 5वें स्तर को पार कर लिया। प्रिया ने भी प्रगति की। वो अब अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के 3रे स्तर पर थी। आर्यन प्रिया द्वारा किए गए 3 स्तरीय सुधार से काफी आश्चर्यचकित था। माधुरी अब स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म के 8वें स्तर पर थी। नैना का स्तर सबसे कम था। वर्तमान में वो स्पिरिट फॉर्मेशन रेल्म के 9वें स्तर पर थी। जबकि मीनल के लिए स्थिति पहले जैसी ही थी। वो डिवाइन रेल्म की ओर आधा कदम दूर थी। मीनल को अगले स्तर पर पहुंचने में अभी भी कठिनाई हो रही थी। शायद उसे डिवाइन नेसेंट रेल्म के स्तर तक पहुंचने के लिए आर्यन के साथ कुछ और बार दोहरी साधना करनी होगी। ये देखते हुए कि कोई भी अभी उठना नहीं चाहता था, आर्यन अकेला ही दोहरी साधना कक्ष से बाहर निकल गया। वो अपनी शक्ति को स्थिर करने के लिए अभ्यास क्षेत्र की ओर चला गया। आर्यन ने अभ्यास कक्ष के बीच में पालथी मारकर आसन लगाया। कई घंटों के बाद अंततः आर्यन की शक्ति स्थिर हो गई। क्या तुम्हारा काम हो गया? अवनी आर्यन के बगल में प्रकट हुई। हाँ। क्या प्रिया और अन्य महिलाएं जाग गई हैं? आर्यन ने पूछा। अभी नहीं, वे सब अभी भी सो रही हैं। क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम सबके साथ करते समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे? अवनी ने आर्यन को चिढ़ाया। तुम? आर्यन ने अवनी की ओर इशारा किया। उसे अंदाजा नहीं था कि अवनी ने वो सब चुपके से देख लिया था जो आर्यन और महिलाओं ने कल रात किया था। तुम हमेशा प्रिया आदि की स्थिति पूछते रहते हो। क्या कल रात करने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा? अवनी ने आर्यन को चिढ़ाने के लिए अपने वस्त्रों को सीने के पास से थोड़ा खींचा।
आज अवनी ने ऐसे कपड़े पहने थे जो ऊपर से खुले थे। आर्यन अवनी के वक्षों के बीच की दरार को देख सकता था। इस समय अवनी अपनी शर्ट खींच रही थी ताकि आर्यन को झांकने के लिए आकर्षित कर सके। आर्यन करीब आकर अवनी के कपड़ों के अंदर की चीजें देखना चाहता था। अवनी ने आर्यन को सफल नहीं होने दिया। वो तुरंत कुछ कदम पीछे हट गई। अगर तुम चाहो तो मुझे पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? अवनी खिलखिलाई। आर्यन को याद आने लगा कि अतीत में वो अवनी को नहीं पकड़ पाता था। इस बार मैं तुम्हें निश्चित रूप से पकड़ सकता हूं। आर्यन अब बहुत आत्मविश्वासी था, क्योंकि अब वो अवनी से पहली बार मिलने की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो चुका था। आर्यन को स्वाभाविक रूप से याद था कि अवनी ने क्या वादा किया था। यदि आर्यन शक्तिशाली बन गया और उसे पीछे छोड़ दिया तो अवनी खुशी खुशी बिस्तर पर आर्यन की सेवा करेगी। एक बार फिर आर्यन ने अवनी के साथ पकड़म पकड़ाई खेली, लेकिन अपनी वर्तमान शक्ति के बावजूद वो अभी भी अवनी को नहीं पकड़ सका। मास्टर, आप अभी भी मुझे नहीं पकड़ सकते। आपको दोहरी साधना अधिक सक्रियता से करनी चाहिए। मैं जाकर दोहरी साधना कक्ष की स्थिति देखती हूं। ये कहकर अवनी अभ्यास कक्ष से गायब हो गई। धत तेरी की, मेरे साथ फिर से मजाक हो गया। आर्यन अवनी द्वारा इस तरह खेला जाना पसंद नहीं कर रहा था। बस देखते जाओ, एक दिन निश्चित रूप से ऐसा समय आएगा जब तुम मेरे शरीर के नीचे चिल्लाओगी। आर्यन बिस्तर पर कामुक दिखने वाली अवनी के बारे में कल्पना करने लगा। आर्यन देखना चाहता था कि क्या परिद्वार का स्तर बढ़ गया है। उसने परिद्वार की स्थिति वाली खिड़की खोली। हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स करो अगर कुछ चेंज करना है तो।